मेरा नाम ऑफिशियल जो है वो है ओरिया मकबूल अब्बासी। मेरी दादी मुझे जान कहती होती थी। अच्छा। ओरिया जान। अमृतसर की जो मेन मस्जिद है, मस्जिद खैरुद्दीन, उसके दरवाजे पर मेरे दादा की कब्र है। तो 7 महीने जो थे वो स्कूल बंद हो गए। तो मेरी उम्र पूरी हो गई और फिर आपने मैट्रिक कर ली। मुझे लंबी लड़कियां हमेशा से पसंद आती। सबसे आसान और सस्ती मोहब्बत जो है ना वो यूनिवर्सिटी में होती है। शायरी की जो 250 साल की ट्रेडिशन है उसमें मैं वाहिद शायर हूँ जिसने बीवी पे शायरी की। जैसे जारून है, हाफी है। जी जो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि ना काफ़ी है, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल काफ़ी है। अनयूजुअल सा मैच लगता है कि ओरिया मकबूल जान साहब जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मजहबी राशिद डार ने कफस किया था, तारक मिराज ने एक और किया था, फिर चल सो चल। 17 साल मैंने ड्रामा लिखा है, 2 पीटीवी अवार्ड मेरे हैं। तो मैं 24 साल वहाँ रहा हूँ। मुझे तो नहीं आता था, मुझे तो मुशर्रफ ने निकाला था क्योंकि मैं कॉलम लिखता था। तो मुशर्रफ ने इनको कहा कि इसको किसी खुले लैंड पोस्टिंग ला दे किधरे। जायदान से हम तफ्तान बॉर्डर पे आए, उसने कहा कोई गनमैन। मैंने कहा नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ गनमैन। ख्वाजा साहब उस वक्त उसमें थे। उसके अगले दिन ही मुझे टीवी पे बैन कर दिया गया था। मैंने कोई ख्वाब नहीं, बच्चा वकल्ला, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना ख्वाब में देखा ना मेरी औकात है इसके साथ। You were very close to Noon League as well, शहबाज नहीं, साहब। नॉट करूँ तो देखिए मेरी बात, मैं मजलूम के में था। फिर मैं बहुत सारे साथियों को अपने हाथ से लिफाफा देना नहीं चाहता। फिर लिफाफा होता है, लिफाफे दिए हैं, लिफाफे होते हैं, जाते मैंने देता नीचे से। नहीं आपने कभी दिए हैं अपने हाथ से इन्फॉर्मेशन? अच्छा नहीं दिए अपने हाथ। लेकिन आपको ये तो पता होगा मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे बहुत कुछ पता है। अभी भी लिफाफे जाते हैं? जी डेफिनेटली, बहुत तरीके से जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं जो बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें आपके लेते हैं, एंकर वगैरह, उनको पे स्पॉन्सर्स कहते हैं उनको, पे कहीं और से किए जाते हैं। और से आपने जिंदगी में बहुत सारे कलरफुल एपिसोड्स गुजारे हैं। क्या आप मुतमईन हैं आज आप जहाँ पर बैठे? हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट विद फरवा वहीद। आज इस एपिसोड में जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है, पाकिस्तान में एक खासी मकबूल शख्सियत है। टीवी स्क्रीन्स पर अक्सर आपने इनको हरफ राज प्रोग्राम करते हुए देखा होगा। फॉर्मर सिविल सर्वेंट हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब गवर्नमेंट रह चुके हैं, बड़े बबांगे दोहल बहुत सारे काम ऐसे कर चुके हैं जिसके बाद कभी इनको थोड़ा सुबकी का भी सामना करना पड़ा। वो भी किस्से हम इनसे सुनेंगे। ड्रामाज लिख चुके हैं, शायर हैं, राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं और एक बड़ी मकबूल शख्सियत है। मेरे साथ मौजूद हैं ओरिया मकबूल जान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं पहले तो इंटरेस्ट ले रही हूँ ओरिया मकबूल जान, ये नाम जो है नॉर्मली जान बड़ा खूबसूरत एक इंडिकेशन करता है मोहब्बत की तरफ। ये नाम कैसे रखा? मेरा नाम ऑफिशियल जो है वो है ओरिया मकबूल अब्बासी। तो मेरी दादी मुझे जान कहती होती थी। अच्छा, बल्कि वो दिलो जान वाला जान, ओरिया जान। तो ये मेरा नाम मोहल्ले में यही पड़ गया। तो मैं जब मैट्रिक का दाखिला भेजने लगा तो मैंने पूरा नाम लिखा ओरिया मकबूल जान अब्बासी। अच्छा। तो मेरी एज बहुत थोड़ी थी उस वक्त, 12 साढ़े 12 साल, दाखिला जा ही नहीं रहा था। तो मेरे टीचर ने मुझे देखा तो कद भी देखा, उसने कहा कि इतना छोटा सा तुम्हारा कद है, तुमने इतना लंबा नाम रखा तो उसने जान बीच से काट दिया। तो फिर मैंने अब्बासी लिखा ही नहीं उसके बाद ज़िंदगी भर। अच्छा। मैंने फिर ओरिया मकबूल जान, शायरी भी उसी हवाले से की, बाकी जगह भी। तो वो मैंने यानी कि डॉक्यूमेंटेड नाम, डॉक्यूमेंट्री में मेरा ओरिया मकबूल अब्बासी है, पासपोर्ट भी ओरिया मकबूल अब्बासी है। लेकिन लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए नई चीज़ होगी कि अब्बासी और जान, जैसे आपने जान को चूज किया क्योंकि आपका ऑफिशियल स्क्रीन नेम या आपका कॉलम का नाम मोर। एक तो ये है कि मैं शायरी कुछ 6ठी 7वीं जमात में शुरू कर दी थी, तो ये मोर रिदमिक है ओरिया मकबूल जान इस्तेमाल रिदमिक है इस्तेमाल में। वैसे भी गुफ्तगू मेरा नाम वजन में है शायरी में, आप इसको किसी ना किसी शायरी के मिसरे में इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा सोच समझ के आपने इंतखाब किया, नहीं कि आप छोटी उम्र में ही आपको पता था कि ये जो जान जी, है जी, 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 बहुत दूर तक जाना जाएगा। अच्छा, बचपन में आपने कहा कि बड़ी कम उम्र में मैट्रिक का एडमिशन भेज रहे थे। कैसा रहा आपका बचपन? आप, ये तो हमें पता है कि आपने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, आखिर में पढ़ा, लेकिन शुरू से जानना चाह रहे हैं हम। देखिए शुरू में मैं गुजरात, पहली बात तो यह है कि फैसलाबाद में मेरी पैदाइश हुई है। उस वक्त लायलपुर होता था। लायलपुर। मेरे वालिद लायलपुर की म्यूनसिपल कमेटी में अकाउंटेंट थे, अमृतसर से आए थे। अमृतसर से भी अकाउंटेंट थे वहीं, अमृतसरी। अमृतसर से। अमृतसर की जो मेन मस्जिद है, मस्जिद खैरुद्दीन,
उसके दरवाजे पर मेरे दादा की कब्र है, जैसे अल्लामा इकबाल की कब्र है ना मस्ती में, वहाँ खैरुद्दीन के दरवाजे पर कब्र है। मेरे दादा वहाँ उसके खतीब होते थे। तो वो यहाँ आए, वहाँ से जहाँ शादी हुई तो वो 1.5 साल वहाँ से गुजरात आ गए। तो गुजरात में जब शुरू में मेरे अंदर वो कुछ चीज़ें थी, एबिलिटी इस तरह की, एक तो खेल की तरफ मेरा रुझान कभी भी नहीं था। मेरी किताबों की तरफ ज्यादा था। वालिदा मेरी मुझे परेशान होती थी कि हम बच्चों को पैसे देते हैं, वो खिलौने लेके आते हैं, जो तुम ये वो छोटे छोटे रसाले ले आते हो, ये बड़ा अजीब सा है करता। आज भी मुझे कोई बच्चा कैच के लिए भेजे ना, फेंके, अगर बॉल तो मुझे कैच नहीं होता। तो मैं पहली क्लास में दाखिल हुआ तो हमारे मास्टर साहब होते शरीफ साहब, बड़े अच्छे आदमी। तो उन्होंने 15 दिन के बाद मेरे वालिद से कहा कि इसको यहाँ से शिफ्ट कर दें, इसको काफ़ी पता है, ये दूसरी क्लास को ख़राब कर रहा है। तो फिर मैं सेकंड क्लास में चला गया 15 दिन के बाद। तो फिर वहाँ को 20 दिन गुजरे तो हमारे मास्टर सादिक साहब होते थे, वो भी बड़े अच्छे टीचर थे। उन्होंने फिर कहा कि ये तो इसको हिसाब किताब भी बाकी चीज़ें आती हैं, तो इसको तीसरी में भेज दें। तो तीसरी में मास्टर बशीर साहब होते थे। अच्छा, आपको नाम तक याद है? वहाँ उन्होंने कुछ 30-32 दिन मैंने गुजारे। तो फिर वो भी यही शिकायत मेरी कि ये चौथी में भेज दें। चौथी में भेज दें। तो मैं चौथी क्लास में मैंने कुछ 8 महीने गुजारे हैं। ठीक। तो जब मैं मैट्रिक में पहुंचा, बल्कि इसके बीच में 8वीं क्लास में जब पास कर गया, वजीफे का इम्तिहान था, तो मेरे वालिद को मेरे और जो चचा टाइप होते हैं ना अंकल, मशवरा दिया कि बच्चा अब कमज़ोर भी है, उसके बाद कद भी छोटा है इसका साथ, और सेहत भी ऐसी, तो इस पर बोझ बढ़ जाएगा, नामी जैसे बड़ी वो होती है मुश्किल। तो तुम आप इसको ना किसी और उसमें रिपीट करा दो, एक क्लास ऊपर नीचे करा दे, जो हमारे टिपिकल पेरेंट्स सोचते हैं घर वाले। तो मुझे दोबारा 8वीं में दाखिल कर दिया गया। अच्छा। अब मेरी क्लास के लड़के आप 9th में बैठे, मुझे बड़ा रोना आया। तो मैंने कहा अच्छा मुझे ऐसा करें कि कोई स्कूल तो बदल दें, वो लोग तो सामने नजर ना। तो उन्होंने मुझे एक स्कूल बदल दिया। मैं इस्लाम पब्लिक स्कूल में गुजरात में था, फिर इस्लामिया स्कूल था एक शीशा वाला गेट में, वहाँ बदल दिया। वहाँ जब कुछ दिन गुजरे थे तो पाकिस्तान में एक स्कीम आई थी गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल की, जो जामिया स्कूल जिसको कहते हैं, उसका अयूब खान ने नई स्कीम। तो किसी ने कहा कि वो अच्छा स्कूल है तो फिर मिस हो जाएगा, 9th में दाखिल करते थे या फिर वो 7वीं में दाखिला। ठीक है, तो मुझे वहाँ दाखिल कर दिया। 1968 में, मेरी 1956 में पैदा हुआ, तो मेरी एज 12 साल थी। तो मैट्रिक में दाखिला जाने के लिए 13 साल होने चाहिए थे उस वक्त, रिक्वायरमेंट जो थी। हाँ, रिक्वायरमेंट थी, मिनिमम एज 13 ईयर्स होनी चाहिए। 13 ईयर्स से पहले मैट्रिक में दाखिला नहीं जाता था। मेरा दाखिला रुक गया। मुझे फिर परेशान, फिर अयूब खान के खिलाफ ना वो मुहिम शुरू हो गई, जुलूस निकलेंगे। तो 7 महीने जो थे वो स्कूल बंद हो गए। तो मेरी उम्र पूरी हो गई और फिर आपने मैट्रिक कर ली। ये नहीं कि जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं कोरोना आ गया, हमारे यहाँ अयूब खान के जुलूस निकले थे, अयूब खान की कैंपेन। तो दैट्स व्हाई वो उस वक्त मेरा बचपन जो है वैसे गुजरा। अच्छा, अभी आपकी गुफ्तगू से ज़ाहिर है कि आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी रही है, आपको पढ़ने वाले, आपको देखने वाले भी ये बात शायद अग्री करेंगे कि आप अपने वक्त से थोड़ी आगे की बात किया करते थे शुरू से ही। और आपने बचपन भी अपना शेयर किया कि चौथी में थे तो शायद दिमाग जो है वो मैट्रिक का चल रहा था। मुझे बताएं कि मोहब्बत, क्योंकि आपकी शादी भी लव मैरिज है। जी जी। मोहब्बत की शादी कैसे हुई? स्टूडेंट थी आपकी? नहीं, पहली बात हाँ मेरी स्टूडेंट थी जी। हाँ, मेरी स्टूडेंट थी, बल्कि मैं शायद दूसरी किताब अभी आई है मेरी, जो मैंने जेल में शायरी की है, एक दिया जल रहा था हवालात में। तो उससे पहले जो किताब मेरी कामत है, ये 1988 में आई थी। कामत इसलिए है नाम उनका, कामत कहते हैं बहुत बुलंद, मेरी बीवी का कद लंबा है, तो मुझे लंबी लड़कियां हमेशा से पसंद आती थी। अच्छा। और उसकी बुनियादी शायद वजह मेरी अपनी, अगरचे मैं या प्रेफरेंसेस हो सकती हैं कि, लेकिन वो अच्छी लगती है। ऐसे ही मुझे मतलब देखे ना, गालिब ने जितना इसकी तारीफ किया, सद उठना क़यामत कामतों का वक्त आराइश, लिबास नज़्म में बालिद ने मज़मून आली है, या अगर तो रहे पुर के भरम खुल जाएगा जालिम तेरी क़यामत तराजी का। तो मैं असल में ना उसकी बातचीत में मैंने जिक्र किया है कि बुनियादी तौर पर MA करने तक मुझे इश्क करने की फुर्सत ही नहीं मिली, वक्त ही नहीं मिला। हाँ, उसने मैंने कहा जब आपको खेलने की उम्र में अपना काम करना और काम करने की उम्र में सोचना पड़े तो फिर यही होता है। जिम्मेदारियां थी या मेरी एक स्ट्रगल है लाइफ की, मतलब मेरी वालिद, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि मोहब्बत फुर्सत वालों का काम है?
यकीनन फुर्सत वालों का काम है, यकीनन है ये। फुर्सत कारोबार शौक किसे, बैठे रहें तहैया तूफान किए हुए। ये हुए। तो फुर्सत देखिए ना, जब आपको अब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, साथ आप अखबार में काम कर कॉलम भी लिखते हो। उस वक्त मैं एक मजमून लिखता था इसमें अपना, इसमें क्या नाम है, मायनो। असल में हो जाता कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया ना, तो मेरे पास सिर्फ 100 रुपया जेब में था। तो मुझे हमारे एक बुजुर्ग शायर होते थे, मुबारक अहमद साहब, बड़े नस्री नज़म के बानियों में से थे। तो उन्होंने मुझे 3 रुपये दिए कि तुम जाओ, तुम्हें मुलाजमत मिल जाएगी, तो वहाँ तुम काम करना। तो पहला रुका था उस वक़्त, उनके नाम ये जो सरमद साहबाई हैं टीवी के। दूसरा रुका था सत्तार सैयद, ये रेडियो के उस वक़्त स्टेशन डायरेक्टर होते थे। और तीसरा रुका था किशोर नाहिद के नाम। तो पहले तो मैं सत्तार सैयद के पास गया कि मैं ऑडिशन दूँ ताकि मुझे कोई प्रोग्राम शोग्राम मिल जाए, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की गुजारा करूँ। तो उन्होंने मुझे इसके प्रोग्राम करने के, उन्होंने मुझे एक ड्रामे का स्क्रिप्ट पकड़ा दिया। अच्छा। तो मैंने वो कर दिया, कर दिया, पास भी हो गया। तो लेकिन मैं गया, मैंने कहा उन्होंने कहा अच्छा अगले महीने ऑडिशन होंगे। तो मैं कहा मेरे पास तो वक्त नहीं है। वहीं से मैं निकला, साथ टीवी था, बड़ी मुश्किल से अंदर गया। सरमद साहब आई, उस वक्त तो स्क्रिप्ट रीडर होता था वो, उसने अपना स्क्रिप्ट फैलाया हुआ, गुफ्तगू कर रहा है, कभी ये साथ सिगरेट चल रही हैं, बहुत लंबा। मैंने उसको रुका दिया, उसे रुका साइड पे रख दिया, मैं खड़ा हो गया। उसने फिर थोड़ी देर में सारा फारग होकर तो मुझे उसने रुका देखा, तो उसने कहा कि टीवी ड्रामे च काम करने का शौक है। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। अच्छा। एंड आई रिजेक्टेड, आउट वो वहाँ से फिर मायनॉक का दफ्तर होता था किशोर नाहिद का, वहाँ चला गया। तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, कायम नकवी होते थे वो, उस वक़्त पाक जमहूरियत के एडिटर होते थे। तो मुझे उसने कहा कि हम एक मज़मून लिखने के 25 रुपये देते हैं उस वक्त में। और मैंने कहा मुझे 200 रुपये चाहिए, मेरे टोटल खर्चा इतना। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है कि तुम एक दूसरे नाम से भी लिख दिया करो। अच्छा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक्स्ट्रा तो तुम्हें हफ्ते के 2 मज़मून, तो मैं हफ्ते के 2 मज़मून लिखता था 50 रुपये के हिसाब से। तो 50 रुपये मुझे उस वक़्त वो उतना कुछ शनाख्ती कार्ड होता था कि क्या हो, वो मेरा जो नाम था दूसरा चलता था, जान अब्बासी के नाम से। अच्छा। तो वो मुझे उसके भी पैसे मिल जाते थे। तो डेट्स हाउ उसका सारा जो है वहाँ। तो यानी काफी अच्छी खासी स्ट्रगल रही। तो फिर इसमें जब तो उस दौरान मोहब्बत नहीं हो सकती, उस दौरान ये ना कि आप सब, फिर उसके बाद मैं शाम को काम भी करता था टीवी उस पर, अपना अखबार में भी काम। तो 3 बजे उठ के कैंटीन में बैठना, हालांकि सबसे आसान और सस्ती मोहब्बत जो है ना वो यूनिवर्सिटी में होती है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप और कहते हैं कि कभी भी हो जाती है, कहीं पर भी हो जाती है, खर्चा कम होता है ना। आप एक लड़की को 1 रुपए की कैंटीन की चाय के ऊपर बिठा के आप उसका 2 घंटे बात कर सकते हैं, जबकि आप उसको किसी और जगह भी बिठाएंगे तो किसी होटल में सलूट खाना खाने का खर्चा वर्चा हो जाएगा, या आपको गिफ्ट देना पड़ जाएगा, लेकिन जो भी है रोज मिलना यहाँ तो रूटीन में हो सकती है ना। तो वो हम तो फुर्सत नहीं मिली। तो जब वो मैंने उसमें लिखा भी दिबाचे में, उसने उस किताब के वो सारे तजर्बे जो कि बचपन में महलों में आंखें लड़ाने के होते हैं या यूनिवर्सिटी में होते हैं, वो सारे तजर्बे मुझे बाद में याद आए। लेकिन उस वक्त बहुत गुजर चुका हुआ था। तो मैं यूनिवर्सिटी में फिर जब आया तो मैं बिल्कुल उस वक्त हुआ ये था कि मुझे एक तो काम यूनिवर्सिटी पढ़ाने का बहुत शौक था। मेरी जो पहली नौकरी थी वो थी फाउंटेन हाउस लाहौर में, एलिसा कॉलेज। तो वहाँ मैं काम कर रहा था, वहाँ बड़ा अच्छा माहौल था, लेकिन पढ़ाने का शौक पागलपन। तो मुझे वहाँ उस माने अभी डॉक्टर फौत में एजाज तरीन साहब, इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के एक प्रोजेक्ट था UN फंड फॉर ड्रग अब्यूज़ कंट्रोल, उसमें मुझे उन्होंने कहा वहाँ पे काम कर, तो मैं उसमें चला गया। देन आई अप्लाइड टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मेरी 6 मार्च को वहाँ सिलेक्शन हो गई, मुझे लेटर भी मिला। तो 6 मार्च को लेटर मेरी जेब में था। तो मेरा इंटरव्यू 6 मार्च 1980 को था बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ आगा अकबर शाह वाज द वाइस चांसलर, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। साथ और भी लोग थे, प्रोफेसर रिजवी साहब फौत हो गए, शुक्ला साहब सब चले गए दुनिया से इससे। तो मैं वहाँ से ना, सर्दी बहुत होती है वहाँ कोयटा में, तो मैं उसके सन रूम में ना यूनिवर्सिटी के सीढ़ियों से उतरते ही वहाँ बैठा हुआ था नीचे सीढ़ियों पे। तो ये बोर्ड ख़त्म हो के तो उतरे तो मुझे कहते हैं कंग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड। अच्छा। मतलब बोर्ड ने उतरते मुझे। तो वो मुझे उसी दिन मैंने वो जो जिनेवा पोस्टिंग थी मेरी, वहाँ जाना था मुझे,
मुझे रिपोर्ट करनी थी 2 महीने के अंदर, तो वो मैंने जेब में बंद किया और सुबह जाकर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। तो वो 900 रुपये तनख्वाह थी, वो कुछ 40-45 हज़ार थे। हाँ। लेकिन मुझे लुत्फ़ आया यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का और फिर मोहब्बत भी तो और मिली। मोहब्बत। तो उस ज़माने में ये आखिरी क्लास थी, यानी जो 1 साल करने के बाद, उसके बाद ये फ़ौरन मेरी कलीग बन गई थी। हम अच्छा। दोनों पे इकट्ठे तो यूनिवर्सिटी में। इजहार मोहब्बत कहाँ से हुआ? लव मैरिज दोनों साइड से हुई थी? इजहार मोहब्बत आपने किया और पहले उन्होंने किया, या हुआ देखिए ही मैं नहीं? बताता हूँ। देखिए बहुत मुश्किल काम था। अच्छा, एक इजहार करना स्टूडेंट, कि इकरार करना? नहीं, बैरियर बहुत बड़ा था। स्टूडेंट और टीचर का, और फिर बलूचिस्तान जैसा क्योंकि एनवायरनमेंट। हमारे यहाँ तो ये मामला जो है ना, हमारे यहाँ तो इसको एक जो हमारे ट्रेडिशन में चला आ रहा है, जो कुछ भी है हमारे यहाँ तो मतलब एक मेरे जैसा बंदा जो है, अगर 70 साल की उम्र में इश्क करे तो उसको गाली देते हैं, लेकिन अगर वो जो है क्या नाम है, कोई भी आज का बड़ा सा एक्टर जो है, या कुछ जॉर्ज क्लूनी अगर 15 साल दोबारा शादी की कर लड़की ले, लेके हाँ। घूमता फिरे, या जब ब्रैड पिट जो है वो 25 साल की, तो उसके साथ खबरें भी लगती हैं और ये भी सोसाइटी होता का है। अलग अलग स्टिग्मा है, तो हर सोसाइटी का। एग्जैक्टली। मैंने उसको हम एक मजेदार तरीके से लेते हैं, वी एंजॉय इट ना, बट यहाँ भी मेक स्कैंडल्स। यहाँ मेक स्कैंडल्स। फिर ये जो इसी तरह का, हालांकि कोई ऐसा शरा में तो कोई इस किस्म की है ही नहीं, हिजाब ही नहीं। तो मैं एक नज़म लिखता था हर हफ्ते, अच्छा। या गज़ल लिखता था, जो थोड़ी सी अंदाज़ा होता था कि किसके बारे में, अंदाज़ा हो जाता था, अगले को जब पता चल जाता है। ठीक है। मोहब्बत चीज़ ऐसी है कि जो अगर आंखों से झलकती हो तो नज़र आ जाती है कि दूसरे जिसके लिए को की हो ना, तो वो अखबार में अदबी सफ़ा छपता था, हर जंग अखबार में, वो हफ्ते वाले दिन जब जुम्मे के दिन में, खैर तो उसमें वो छपती थी, वो नज़म या गज़ल जो गज़ल छपती थी। तो उससे वो कहते हैं ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने जाने हैं। जाने न जाने गुल ही न गुल ही ना जाने। जाने। तो वो गुल जो है, गुल को पता था लेकिन गुल बताता नहीं था कि उसको पता है, गुल खामोश था। खामोश। तो फिर ये बैरियर टूटा था, वो यूनिवर्सिटी हम उसने कर ली, तो उसके बाद When you मुझे became अच्छी तरह याद है, colleagues. अच्छी तरह कि मैंने कहा कि आप, मैं बात करना चाहता हूँ। तो हम दोनों बस बैठे हैं, हम दोनों से कोई बात नहीं हो सकी। अच्छा। हाँ, You kept quiet whole time. दोनों मैंने कहा मैं बात करने जाता हूँ, मैंने कहा अच्छा चले, मैं भी बात करना, मैं भी काफ़ी सोच रातें जाग जाग के तंग आ गई, बस ये फिक्र था सिर्फ। अच्छा। एंड उसने अगले दिन मुझे कहा कि मैंने अम्मी को बता दिया। अच्छा। कोई फिक्र नहीं था, हम दोनों की खामोशी, घंटे सवा घंटे की खामोशी थी, इसमें कोई गुफ्तगू यानी नहीं। जिस तरह आजकल, मैं इसलिए रिलेट कर रही हूँ क्योंकि हमारे बाद की भी जनरेशन ही देख रही है। आप हमसे कोई आई पहले की लव यू, generation- कोई चीज़ नहीं, ऐसी कुछ नहीं रोमांटिक थी। चीज में आई मिस यू एंड आई लाइक यू, कुछ ऐसा कोई गुफ्तगू नहीं हुई, बस ये हुआ कि खामोशी थी, और मतलब वही उसमें इजहार मोहब्बत एक था। नज़म थी, उसके 3 शेर मैंने लिखे हुए थे, और वो मैं इसके अंदर ना अपनी किताब के अंदर बुक मार्क के तौर पर लिखता था। वो उससे अंदाजा हो जाता था कौन है। आम सा चेहरा के जिसके नक्श सारे ख्वाब ख्वाब, आहा। आम सी रंगत के जैसे बुझ गया हो आफताब, वाह। आम सी आंखें के खिल उठे गुलाबों की तरह, ख्वाब सी पलकें के छा जाएं हिजाबों की तरह, वाह। हाँ मगर कामत के हो जैसे जुदाई की घड़ी, आहा। या शब फुरकत तेरी तस्सीम की सूरत खड़ी। वाह। तो वो जो था ना, वो मैंने रखा होता था। फिर अचानक वो गुम हो गया, मैंने कहा पता नहीं कहाँ जा रहा गले को। तो उस दिन मुलाकात के अंदर जब वो उठने लगी, तो उसने पर्स में से वो निकाल के मुझे दिखा दिया। यानी कि आपको पता चल गया कि चोर कौन चोर था, कौन था। सिर्फ कार्ड का चोर नहीं, वैसे चोर कौन था। यानी दिल का चोर का जी कौन जी। था। तो जिंदगी। मैं मतलब उर्दू शायरी की जो 250 साल की ट्रेडिशन है, उसमें मैं वाहिद शायर हूँ जिसने बीवी पे शायरी की है। आई एम श्योर अभी भी बहुत सारे ऐसे शायरी पे, वैसे मैंने आपसे सवाल एक करना है इंटरेस्टिंग, लेकिन चूंकि भी हम किसी और पैरामीटर को डिस्कस कर रहे हैं, मोहब्बत और शायरी का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। शादी जब आपने कर ली, उसके बाद दोबारा कभी मोहब्बत तो नहीं हुई कि यही बस आखिरी मोहब्बत थी? देखिए, मोहब्बत बिल्कुल नहीं हुई, हाँ। लेकिन वो उसका एक फराज का शेर है ना कि हमने जिसको भी चाहा तेरे हिजरा में वो लोग, आते जाते हुए मौसम से ज़माना तू था।
तो ये जो आते जाते मौसम थे ये अभी भी है या? नहीं, मोहब्बत वाली बात नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये है कि ज़ाहिर बात है। आपके बारे में वैसे एक तासुर है, ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है कि आप खूबसूरती पसंद करते हैं। मैं आपको बताऊँ, शायर के साथ ज़िंदगी गुजारना, शादी करना, ये इंतहाई मुश्किल काम है किसी भी। मैं अपनी बीवी की दाद देता हूँ। उसकी वजह ये है कि शायर को हर 3-4 साल के बाद रोने धोने के लिए कोई कुछ एक चाहिए चीज़ चाहिए होता है, होता है, और वो मोहब्बत ना भी करे ना, तो कोई गम तो वो मिलना। किसी ऐसी चीज़ को ज़रूर चाहने लगता है कि जो अनएक्सेसिबल हो, बेसिकली दैट इज कनेक्टेड विद द क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। कि शायरी भी वो जो क्रिएटिविटी है। इब्न शाह का है ना कि और तो कोई फैज़ नहीं है तुझसे बेहासिल बेमेहर, आह, इंशा जी से नज़्में गज़लें गीत कबत लिखवाती जा। वाह वाह वाह, तो वो गीत कबत लिखवाने के लिए ना, आपको मोटिवेशन अच्छा, ये चाहिए कोई होती है। समझता नहीं है अनलेस को जिसको शायरी की ये बड़े अरसे के बाद औरतों के या मर्द, आप मैं वही कह रहा हूँ, परवीन शाकर हमारी दोस्तों में से थी, उसका भी अलमिया यही था कि उसकी शायरी जो है उससे चीज़ें चलकती पड़ती हैं। तो खुशबू की शायरी, अच्छा, फूलों की बहुत खूबसूरत शायरी है ना, देखे ना कि बस स्पुर्द करके उसे चांदनी के हाथों में मैं अपने घर के अंधेरों में लौट आऊंगी। तो अब ऐसे मामले के अंदर खामन तो कहते हैं किसको चांदनी के स्पुर्द यानी करके कि आई, अगर शायर हो और खातून, खास करके मर्द शायर हो, मर्द हो या खातून, दोनों हो। दोनों के लिए बड़ा मुश्किल होता है उनके स्पाउस के लिए कि मैंने जितने भी हमारे साथ ख़वातीन शायरा थी या मर्द, एक या तो मर्द जो है वो बहुत वसी ज़र्फ़ रखता हो या औरत भी वसी ज़र्फ़ रखती हो, तब तो ठीक है, वरना इसमें आता जाता है सब कुछ। लेकिन वो बात मैंने अपनी जो ताज़ा किताब आई है उसके अंदर मैं इसको डिस्कस भी किया है कि, और उसके अंदर वो मैंने फिर उसकी उसकी शायरी भी उस पे की है कि ये शायरी बड़े हौसले की बात होती है शायर के साथ। उसकी एक वजह है, एक आम लोग हो ना, तो उसमें एक आदमी ख्यालों में जिसको मर्जी चाहे सोचता रहे, बीवी को कुछ पता नहीं चलता। हाँ, तो उसको पता है कि इसको ना किसी से मिलता है, ना जुलता है, ना उठता है, अनलेस ना कि वो लिख ना दे उसको हाँ। या वो पढ़ना दे। नहीं, लिखता भी रहे तो भी एक आम रूटीन की जिंदगी जो गुजार रहे होते हैं हाँ, जितने भी, जाहिर उनको है। कुछ पता नहीं, लिख भी दे तो क्या पता। लेकिन शायर की लेकिन जिंदगी शायर की बीवी और शायरी को समझने वाली खातून जिसके ऊपर शायरी की जाती हो, वो तो सेकंड में उसको अंदाजा हो जाता है कि ये मेरे लिए नहीं है। पाँव फिसला है, ये मेरे लिए नहीं ये है, मेरे लिए नहीं, इसमें मैं नहीं झलक रही। अच्छा, ये जो आजकल की शायर है, मैं नाम तो शायद किसी का ना लेना नहीं चाहूँ, ना, ले लें जो कोई फर्क, मेरे सारे दोस्त जैसे हैं। जैसे जारून है, हाफी है, जी जी। जो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि ना काफ़ी हैं, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल काफ़ी हैं। ये क्योंकि जनरेशन गैप है ना, आपकी जनरेशन में शायर, फिर हमारी जनरेशन में शायर, और अभी की जनरेशन जेंजी, और फिर जेंजी के बाद भी तो अब एक आ गई जनरेशन। आज की शायरी कहाँ रेट करते हैं आप? देखिए, शायरी तो बहुत अच्छी हो रही है, ऐसी बात नहीं कि शायरी अच्छी नहीं हो रही। हर अहद की शायरी होती है, हर अहद के मसाइल होते हैं, हर अहद के लोग होते हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि किसी आज के जदीद शायर के ऊपर मीर तकी मीर का या गालिब का या इकबाल का, इवन हमारे पिछले जितने भी लोग थे, फैज़ साहब थे, अहमद नदीम कासमी थे, फराज थे, जॉन एली, इनका असर ना हो। शायरी असर से बाहर नहीं निकलते। शायरी असर से बाहर निकल रही होती तो गज़ल का मीटर ख़त्म हो जाता। जिन माशरों में शायरी गज़ल से बाहर असर से बाहर निकली है, वहाँ फ्री वर्स आई है, वहाँ ब्लैंक वर्स आई है, सारा कुछ ये चीज़ें आई है ना, तो टूट गई शायरी, रिदम राइम ख़त्म हो गया ना तो सारा। अभी आपको लगता नहीं कि रिदम राइम नहीं, टूटा है? रिदम राइम देखें, हमारे ज़माने ये कोशिश हुई थी 70s में। मैंने खुद भी नसरी शायरी की है, एक मूवमेंट चली थी नसरी शायरी की, जिसमें मुबारक अहमद तो उसको लीड करते थे, फिर वहाँ से क्या नाम है, कमर जमील थे, ये लोग थे जिन्होंने नसरी शायरी की। जी, गालिब के उस शेर से लेते थे कि ज़र्फ़ तंग नाए गज़ल कुछ और चाहिए वुसअत मेरे बयां के लिए, तो कि गज़ल इसीलिए इसको तोड़ा था जोशमली आबादी ने। उसने कहा था कि गज़ल जो है उसमें चीज़ नहीं आती, लेकिन चूंकि गज़ल हमारे उन जज्बों को की नुमाइंदगी करती है, उस खूबसूरती की नुमाइंदगी करती है, तो वो दिल के तार छेड़ती है। तो एक बात मैं आप भी महसूस करेंगे कि एक होती है क्राफ्ट्समैनशिप की शायरी, जिसमें आप शेर घड़ते रहते हैं, एक होती है तजर्बे की शायरी।
तजर्बे की शायरी जो है ना वो दिल पे असर करती है, वो पायदार होती है। आज भी आपको जो शेर आपको अच्छा लगेगा ना, वो जो गालिब कहता है ना कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में था, ये शायरी तजर्बे, ये जिंदा रहने वाली शायरी होती है। यानी वो जो आपके जज्बात की अक्कास। मतलब आप किसी से मोहब्बत करती हैं तो आप उसको कुछ बयान करना चाहती हैं, तो आपको अल्फाज बुरा चाहिए। लगता है कि मैं आमियाना तौर पे घटिया सा फिक्रा बोलूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ या आई लव यू, तो आप उसके सामने एक शेर लिखते हैं, अल्फाज की माला में पिरोना आप और पूरा उसे पेश वो जो करना। चीज़ होती है, इवन इवन दुख के मामले के अंदर, मसलन मैं जो एक हमारे ज़माने में बहुत हमारे साथ कुछ शायर तब मशहूर हुआ था, उनके जो जेलम के शायर थे तनवीर सिपरा, वो फैक्ट्री में मजदूर आदमी था, तो वो उसकी शायरी वैसी थी, दिन को तो बच्चों की खातर मैं मजदूरी करता हूँ, आहा, रात को अपनी गैर मुकम्मल गज़लें पूरी करता हूँ। वाह वाह। मेरे ए माँ मुझे रो रही हैं दिन भर की मशक्क़त से, माँ मुझे अभी याद आ जाता है, दिन भर की मशक्क़त से बदन टूट रहा है। आहा, तो वो यानी कि ये जज्बात को पिरोना। अच्छा, ये तो ज़ाहिर है कि शायरी पे आपने कहा कि हर दौर की अपनी शायरी होती है। सर, हर दौर के अपने मसाइल भी होते हैं, हर दौर की अपनी मोहब्बत है, अपने अपने जिसे कहते हैं कि गम भी हैं, और फिर उनको महसूस करने वाले लोग भी उस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ज़ाहिर है कि ड्रामाज में भी जब जो चीज़ें पेश होती हैं, मैं थोड़ा सा ड्रामा की तरफ आना चाहूँगी। आपकी जो राइटिंग्स हैं, एक तो ये जो आपने बताया कि आपका आगाज़ ऐसे हुआ कि आप नौकरी लेने गए, उन्होंने कहा कि फिर आपने ड्रामास लिखे भी। बड़ा अनयूजुअल सा मैच लगता है कि औरिया मकबूल जान साहब, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मजहबी किस्म का कटर, मजहबी कटर और बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इस लिहाज से कि वो नमाज पढ़ के आ रहे हैं, और उनके उनको उनकी हर एक नमाज चीज़ तो में, शुरू से पढ़ता रहा नहीं हूँ। नमाज तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन मैंने बताया ना मेरे दादा के जो लेकिन मस्जिद, झलकता नहीं है बहुत लोग हाँ, आपकी तो शख्सियत मुझे से, शायरी नहीं आपके झलकती। कॉलम से, आपकी शायरी से, आपकी गुफ्तगू से कहीं ना कहीं, मगर बिहाइंड द कैमरा एंड ऑन द कैमरा यू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। और फिर ड्रामा राइटिंग, ये मैं उधार ले रही वैसे, ये तो तजाद नहीं हो गया? देखें, मैं ड्रामा नहीं लिखता था नॉर्मली, मैं चूंकि ब्यूरोक्रेसी में आ गया था तो बुरा समझा जाता था, इस किस्म के हालांकि घटिया ये भी आर्ट है, हाँ। ड्रामा लिखना एक आर्ट है। तो मेरी जब पहली किताब आई कामत 1988 सितंबर में, तो उसमें बड़े लोग आए थे, यहाँ से अमजद किए थे, तौलक कासमी थे, अबुल खैर कशफी थे, उसकी तकरीब में गुपचंद नारंग, तो उन सब ने एक बात की कि इसकी जो शायरी है ना, इसमें एक ड्रामेटिक एलिमेंट है, एक स्क्रीन प्ले है, एक सिनेरियो है, तो इसे ड्रामा लिखना चाहिए। जिसकी मिसाल उन्होंने दी कि गालिब के खतूत इस तरह के हैं, अगर गालिब ड्रामा लिखता तो उससे बड़ा ड्रामा नगार कोई ना होता। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मतलब गालिब के खतूत शायद ऐसे हैं कि अगर तन्हाई में जेल आपको 3 साल की भी काटनी पड़े तो गालिब के खतूत बड़े आई एम मदद। श्योर अभी भी जो लोग मैट्रिक कर रहे होंगे, गालिब के खतूत जो पढ़ रहे इक्का होंगे दुक्का बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो तो इतने बड़े औहदे हिंदी में बहुत बढ़िया लेकिन किताब में तो मौजूद होते हैं। हाँ होते हैं। तो हमारे दोस्त थे मुस्सा मंदोखेल, तो ये मुझे प्रेशर डाल रहे थे कि ड्रामा तुम्हें लिखना चाहिए। ये जब ये तकरीब खत्म हुई, उन्होंने पकड़ लिया, ही वॉज जनरल मैनेजर पाकिस्तान टेलीविजन अच्छा। कोयटा का, अब तो आप ड्रामा लिखेंगे, अब तो मस्त सनद हो गए। तो उस ज़माने में जमाल शाह एक ड्रामा लिख रहे थे, पाले शाह, उसका एक हिस्सा जो था वो जमाल शाह ने लिख लिया था, जो उसका डिप्टी कमिश्नर का रोल था वो नहीं लिख रहे थे। अच्छा। तो समझ नहीं आया, उनका ये वो रोल तो उसके समझ आती है, वो तो ठीक है, ये तुम लिखते। मैंने कहा मैं लिख देता हूँ, लेकिन मैं ये अपने तजर्बात की रोशनी में। रॉबर्ट संडेमन का किरदार था वो, तो मैंने कहा कि मैं ये लिख तो देता हूँ किसी तौर पर, लेकिन 2 काम मैं नहीं करूँगा। एक तो आपने जो ड्रामा निगार को, अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर को जो आपने बनाया होता ना रंगीला टाइप, तुम जाटा तुम खाता तुम, ये गोरा कभी नहीं करता था, या वो साफ उर्दू बोलता था या साफ अंग्रेजी बोलता था। देखिए ना, दुनिया पूरी में कलपेट्रा जो है उसको कभी अंग्रेजी नहीं आती थी, फिल्म में अंग्रेजी बोलती। जॉर्ज एंटनी को कभी, इसी तरह वो जो था क्या नाम, उमर मुख्तार, ये सारे के सारे, चंगेज खान जो अंग्रेजी बोलता है, आधा तीटर आधा बटेर, ये यार। और दूसरा ये नहीं होगा कि वो डिप्टी कमिश्नर आओ टुडे मार के दाखिल हो, ये कभी हो नहीं हुआ। तो मैं हिस्टोरिकली आप प्ले लिखना है तो हिस्टोरिकल ठीक है। तो मैंने कहा मैंने कहा या अंग्रेजी बुलाओ या पूरा उर्दू बुलाओ।
तो उसके अंदर फिर जब गुस्सा दिखाना था तो गुस्से दिखाने के लिए मैंने एक करैक्टर क्रिएट किया, उसकी बीवी का, जो स्कॉटिश थी, जो जनरल पब्लिक के साथ अपने आप को करती थी, रात को उससे लड़ती थी कि तुम बकवास करते हो, ये करते हो। तो उसके लिए बीबीसी की एक एक्ट्रेस थी, कैथरीन बॉल्डेन, उसको उन्होंने लिया, उसको रख लिया। अब उसका खामन ढूंढने चले, जिसकी शक्ल अंग्रेजों वाली थी, उसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, जिसकी अंग्रेजी अच्छी थी उसकी शक्ल अंग्रेजों वाली नहीं थी। तो मुझे ने कहा कि अब तुम ये किरदार भी तुम ही करोगे। अच्छा। तो दैट इज द ओनली प्ले जिसमें मैंने एक्टिंग भी की एक्टिंग की है थी। पहले शाम में। फिर उसी दौरान मैंने फिर रोज़न लिखा ड्रामा, उसमें खाम सरहदी होता है लीड, सोनिया होती थी एक्ट्रेस, आपको पता होगा पुराने, और इस तरह और बहुत सारे लोग, शाम काजी और ये। फिर उसके बाद मैंने गर्दबात मेरा प्ले था जो बड़ा नुसरत ठाकुर साहब ने किया था, जो कि ट्राइबल सोसाइटी के पर था। फिर राशिद डार ने कफस किया था, तारक मिराज ने एक और किया था। फिर चल सो चल, 17 साल मैंने ड्रामा लिखा है, कोई 2 पीटीवी अवार्ड मेरे हैं। क्या फ़र्क होता है जब आप ड्रामा लिखते हैं उस, जब जोम में होते हैं या उस कैफेत में होते हैं, और जब आप शायरी कर रहे होते हैं? अच्छा, मैंने देखा है तीनों चीज़ें। मैंने 24 साल कॉलम लिखे, फिर उन्होंने बंद कर चलिए दिया। कॉलम भी मेंशन करें फिर। वैसे तो मैं यहाँ पे आना चाह रही थी, आप पहले आ गए। मैंने कॉलम जब लिखता हूँ तो मेरे पास, आप लोगों ने लब लेके कुछ मेरे पास पढ़े होंगे, मैं एक कॉलम जब शुरू करता हूँ तो मेरी कटिंग नहीं होती। अच्छा, इसलिए- आप वन गो में इसलिए मैंने 34 सफ़े की एपिसोड लिखी है, मुझे वन गो में लिखता हूँ, मुझे से नाजुल होती वाली कैफियत। क्योंकि रब्त आपका टूट जाता है अगर आप खुद तोड़ दें या हाँ, नहीं, मैं एक जगह बैठ के कंसंट्रेशन में लिखता हूँ, कॉलम भी आर्ट की, मैं देखने वालों के लिए आर्ट की बहुत बड़ी डिमांड होती है, ये यूं समझ लें एक बहुत बड़ी नीड होती है जो आप बता रहे हैं। ऐसे कहते हैं कि मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है। बल्कि एक बचपन में जब मैं शायरी शुरू की थी, 1972 मेरी पहली नज़म गज़ल छपी थी उसमें रसाले में। तो 1972 का मतलब ये है कि मैं 16 साल का हूँ, तो एक अलग, तो उस वक्त मुझे कभी अगर शायरी होती थी और मुझे दोस्त गपशप में लगाते थे तो मुझे ना एक कैफियत में, तो मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी कि जी मुझे लिखना है, तो वो वाली कैफियत में। तो इसी तरह मैंने 35 सफ़े की एपिसोड बगैर कटिंग के, एक वन गो में, कोई कटिंग नहीं, इसी तरह कोई इस तरह का। तो मेरे लिए कोई मुख्तलिफ नहीं था। मैं शायरी को भी, कॉलम को भी और ड्रामा को भी मैंने एक कैफियत में लेके लिखा है, और सिर्फ ये था कि यहाँ मीडियम मुख्तलिफ, वो भी मैं जैसे कि एक अंदर से रूह बिल्कुल एक थी, लिबास बिल्कुल तीनों के मुख्तलिफ थे। लेकिन ज़ाहिर है कि चूंकि लिखने का काम क्रिएटिविटी का है तो उसमें ज़ाहिर है कि आप अपना नसर ज़रा मुश्किल काम है, ठीक, शायरी तो रास्ते में चलते चलते भी हो जाता है ना, आपके साथ को मतलब उसके निगाहों पे बंदा कर कभी सकता कभी है। किसी की चलते हुए खुशबू गाड़ी आपको में बैठे बैठे किसी के साथ आप बैठे एग्जैक्टली। अच्छा, मैं एक और टॉपिक पे आना चाहती थी, क्योंकि आपने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया, आपकी मोहब्बत वहाँ पर हुई, शादी हुई, आपने एक बड़ा लंबा अरसा बलूचिस्तान में गुजारा। 24 में वो ये था कि बहुत मैंने लंबा अरसा। मेरी पोस्टिंग हो गई थी सिंध, मैंने पंजाब, मैंने आई रिमेन्ड इन बलूचिस्तान, ना मैंने अपने के लिए कोई डोमिसाइल बनाया बलूचिस्तान का, ना मैंने अपने बच्चों के लिए, हालांकि वो सारे पैदा वहीं हुए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं जिस जगह पे पला हूँ मुझे वहीं कम्पीट करना चाहिए, जिस एजुकेशन फैसिलिटीज़ में मैंने मेरा आज भी डोमिसाइल जो है आपने वो कितना गुजरात का। मुख्तलिफ पाया? ये वैसे बड़ी अच्छी बात है कि आपने उसका इस्तेमाल कर सकते थे डोमिसाइल का, लेकिन आपने नहीं नहीं, मुझे लोगों ने मशवरा दिया था कि इधरो बनवा लो। इधर बनवा लो, आप आ जाएंगे, लेकिन मैं उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने मुझे डीएमजी में, तो फिर इसलिए मुझे पोस्टिंग होगी सिंध। तो ज़ियाउल हक वाज एट दैट टाइम, तो हमारे पासिंग आउट में हमारी सिविल सर्विस अकेडमी में आया, तो मैं सिंध जाना नहीं चाहता था, ना मैं सिंध में जाना चाहता था, ना मैं पंजाब में, क्योंकि पंजाब में और सिंध में मेरे मिजाज का आदमी नौकरी नहीं कर सकता। जब तक आप 2 गालियाँ ना दो, जब तक आप 2 ठुड्डे ना मारो, जब तक किसी को पढ़ के बंद ना करो, ब्यूरोक्रेसी मुख्तलिफ तरीके से काम नहीं, वो आपको लोग ही नहीं अच्छा समझते, आपको कहते हैं नर अफसर ही नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान बिल्कुल और था, मैं वहाँ काम कर चुका हुआ था, तो वो वहाँ खड़े वहीं बाहर खड़े थे, तो उसने कहा कि बलूचिस्तान के बारे में बातें शुरू की। मैंने कहा जी लोग जाते नहीं, मैंने कहा मैं जाने को तैयार हूँ। मुझे कहता है आप सीरियस हैं? मैंने कहा। तो आफ्ताब अहमद खान साहब सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, आवाज़ उनको बुलाओ जी आफ्ताब साहब। तो उसने कहा इस बंदा सराई का नोटिफिकेशन जो है वो आज रात से पहले हो जाना चाहिए। तो मेरा नोटिफिकेशन हो गया, आई वेंट देयर। तो मैं 24 साल वहाँ रहा हूँ, मुझे तो नहीं आता था, मुझे तो मुशर्रफ ने निकाला था, क्योंकि मैं कॉलम लिखता था, तो मुशर्रफ ने इनको कहा कि इसको किसी खुले लैंड पोस्टिंग ला दे किधरे, तो उन्होंने कहा वो तो ऑलरेडी वहीं बैठे खुले लैंड, तो कहते हैं इसको फिर अच्छी लैंड पे भेजो ताकि ये ना लिखना शुरू करे। मुझे अच्छा, वहाँ बलूचिस्तान चूंकि
आज भी हमारी बहुत सारी आबादी, चूँकि पंजाब इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाला सूबा है। बलूचिस्तान में आबादी बहुत कम है, वसाइल भी ज़्यादा उस तरीके से आज भी नहीं है। बलूचिस्तान के बारे में कुछ बताएं, खूबसूरती के बारे में देखिए, बताएं। बलूचिस्तान को हमने खुद तबाह किया है। बलूचिस्तान का हाल बिल्कुल वही है कि जो अंग्रेज़ इसको छोड़ के गया था, तो अंग्रेज़ ने इसको कभी भी इंडिया का सूबा नहीं समझा, इसको स्ट्रेटेजिक एरिया समझा है कि हमने यहाँ से रूस के साथ लड़ना है, इसलिए यहाँ पर, इसलिए वहाँ कोई तरक्की इस तरह नहीं की, हमने भी वहाँ कोई काम नहीं। 1947 से लेके अब तक 4 मिलिट्री ऑपरेशंस वहाँ हो चुके हुए हैं। 1948 का हुआ पहला, फिर उसके बाद 1960 का हुआ, फिर उसके बाद 74 का हुआ, फिर अब हुआ। और सारे के सारे जो थे वो इंटरनेशनल गेम स्टैंडर्ड की वजह से हुए। जो 48 का था वो खान ऑफ कलात के ज़माने में। अब देखिए, खान ऑफ कलात को आपने ज़बरदस्ती शामिल करने की कोशिश की, जबकि सवात एक रियासत मौजूद थी। आपने कहा ठीक है, बहावलपुर एक रियासत मौजूद थी, 71 में शामिल हुई, उसको भी रहने देते, साथ आज़ादाना तौर पे साथ चल पड़ते थे। बहरहाल वो छोटी सी इशू थी। फिर आपने मशरकी पाकिस्तान के साथ अपने आप को बराबर करने के लिए, पैरिटी के प्रिंसिपल के लिए सारे सूबों का एक 1 यूनिट बना दिया। उस पर उन्होंने कहा हमारी शनाख्त तो ख़त्म ना करो। उस पर हंगामा हुआ, आपने वो फिर वहाँ मिलिट्री एक्शन किया। फिर वो लड़ाई ट्राइबल में से जो करते हैं, आपके एक ट्राइब का साथ दिया, एक का नहीं दिया। फिर वो जो मशहूर वाक़या हुआ है, कुरान ऊपर बंदे को लाए गए, बाद में मीर नौरोज़ अली खान मीर को, और फिर उसके बाद आपने फांसी दे दी। फिर उसके बाद आपका 74 का भुट्टो दौर का हुआ ऑपरेशन। आप अंदाज़ा करें, भुट्टो भी लिखता है और बाकी लोग भी लिखते हैं कि हमने शाह ईरान के कहने के ऊपर ऑपरेशन किया कि ये ताला मैंगल की जो गवर्नमेंट है, ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गई है, रूस नवाज है, तो मेरे इलाके में भी हंगामा हो जाएगा। आपने गवर्नमेंट ख़त्म कर दी। फिर आपने वहाँ पर सारे का सारा ज़बरदस्त किस्म का एक्शन किया। 6-7 हज़ार उनके मारे, 2-3 हज़ार अपने मरवाए। अकबर बुगटी को साथ में लाया। अकबर बुगटी ने यहाँ आके तकरीर की मोची दरवाजे में कि जनाब वहाँ पर लंदन प्लान बना है, बलूचिस्तान को अलग करने की साजिश हो रही है। मैंने पूछा, नवाब साहब आपने ये मोची दरवाजे में क्यों तकरीर की? मसला तो बलूचिस्तान का था। उसने कहा गद्दार बनते कहाँ हैं? गद्दार तो पंजाब में बनते हैं, तो पंजाबियों को बताना था ना वहाँ गद्दार है, इसलिए मैंने मोची दरवाजे में तकरीर की, और यही बात हुई, और हम उनको गद्दार समझते रहे। फिर ज़ियाउल हक ने 1977 में 6 जुलाई को हैदराबाद केस बना। हैदराबाद केस में कौन थे? वली खान था, उसके बाद गौस बख्श बसंजो थे, अब वो क्या नाम है, खैर बख्श मरी थे, ताला मैंगल थे, अबीब जालिब था। भुट्टो ने बनाया, गद्दारी का मुकदमा था। जैसे आज इमरान खान साहब की जेल में पेशी होती है, उनकी भी जेल में पेशी होती थी, किसी को जाने की इजाज़त नहीं। वो वहाँ से बलूचिस्तान के लोग, हैदराबाद ट्रिब्यूनल बना, उसके अंदर उसने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। 1977 में लोगों ने बलोचन का हम पहाड़ पे गए हुए हैं, हमारा असला वसला में, उस असला भी आने था। 77 से लेके 2004 में मैं यहाँ आया हूँ, पूरे बलूचिस्तान में एक डकैती का केस नहीं हुआ था। आपने इतना लंबा 24 मैं साल वहाँ 400 मील बगैर गनमैन के, मैं चागी में डिप्टी कमिश्नर था, तफ्तान से चलता था बगैर किसी गनमैन। यहाँ तक कि एकदम हमारे शाहिद हुसैन चीफ सेक्रेटरी थे, मैं और वो दोनों ईरान से मीटिंग अटेंड करके आए, जायदान से हम तफ्तान बॉर्डर पे आए। उसने कहा कोई गनमैन? मैंने कहा नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ गनमैन। हम वहाँ से 400 किलोमीटर जो है, 300 किलोमीटर नोशकी तक बगैर किसी गनमैन के, किसी प्रोटोकॉल के हम आए वहाँ पर। मैंने तो अपने डिप्टी कमिश्नर में कभी प्रोटोकॉल नहीं, जब मैं सेक्रेटरी था मैंने दरवाजे पे पीएनबी रखा होता था, ये वाली प्रोटोकॉल थे, कोई नहीं। ये जिस जगह पे ट्रेन के ऊपर हादसा हुआ है, मारे गए हैं, इसके हर 5 किलोमीटर के ऊपर एक फैमिली जो थी बुलान रिवर पे पिकनिक मनाती थी, और वो सारे के सारे, कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, कोई बलोच है, कोई पठान है, सब कुछ। 24 साल पुरमन एक डकैती का केस नहीं हुआ था पूरे 24 साल के अंदर मैं वहाँ रहा हूँ। आप सोचें कि आपने अकबर बुगटी के साथ वो सारा किया और आपने फिर उसको शुरू कर दिया। लेकिन बलूचिस्तान, ज़रा ये तो आप बड़े अच्छे कॉन्टेक्स्ट में हिस्टोरिकली याद करा रहे हैं, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हमें डिवाइड किया जाता है पंजाबी, बलूची, सिंधी, नस्ल में, नसर में, तहजीबों में, और हम सब एक ही हैं, पाकिस्तानी हैं। बलूचिस्तान की खूबसूरती के बारे में बताएं। वहाँ पे जो मट्टी है, जो हवा है, देखिए मैं तो कोयटा, मैं तो आज भी मैंने आज भी एक ईद वहाँ करता हूँ।
अच्छा, आज भी? इन हालात में भी। हाँ जी, एक ही ज़ाहिर बात है, अब तो मेरी सास ससुर दोनों चले गए। मेरे सिर्फ एक ब्रदर इन लॉ है वहाँ पर, उसके पास जाता हूँ फैमिली के साथ। लेकिन एक ईद यहाँ करता हूँ, एक ईद मैं वहाँ करता हूँ और वहाँ कितना जाता हूँ। डिफरेंट हो जाएगा पाकिस्तान, अगर मैं वैसे आपसे पूछूं हाइपोथेटिकली, विच इज़ ऑल्सो रियलिस्टिक, अगर बलूचिस्तान तरक्की कर जाता है, कोयटा लाहौर बन जाता है, और वहाँ पर भी नहीं, उसकी वजह ये है कि हमारी प्लानिंग में खराबी है। ये जब जिस वक़्त तो हुए ना अपना वकीलों के ऊपर, आपको पता है अटैक हुआ था 2 दफ़ा, एक अस्पताल में, एक उसमें। तो मैं इस्तीफ़ा तो इस्तीफ़े माँग रहे थे सब, मैं वहाँ पर फातह के लिए गया। अक्सरियत दोस्तों की थी। तो वहाँ से बातें होती जी, सीपैक की वजह से आप हम पे ये अटैक। तो फट पड़े लोग। अच्छा, हाँ। उसने कहा अगर तो ऑरेंज ट्रेन हमारे कोयटा में बन रही होती तो हम मार खा लेते। अगर जो सीपैक के प्रोजेक्ट हमारे यहाँ होते, मोटरवे हमारे यहाँ बन रहा था तो हम खाते। 11 मोटरवे बने हैं, पहुंचना आपने गवादर में है। उनमें से एक मोटरवे भी बलूचिस्तान में नहीं है। गवादर शहर जहां आपने जाके सीपैक एंड करना है, उस शहर के अंदर मैं 1981 में गया था पहली दफा। 40,000 की आबादी का शहर था। उसके ऊपर टाट का ऊपर ढका हुआ बाजार था गर्मी की वजह से। एक जनरेटर चलता था, 6 घंटे की बिजली देता था वो उनको। मेन ग्रिड नहीं थी। उसके बाद वो नीचे उसके ना एक जैसे कहते हैं छोटे छोटे ऐसे शीशे के वो रखे हुए थे बहुत सारे। उनके अंदर पानी आता था समुद्र का, वेपोरेट होता था वो पानी, एक बहुत बड़ी उसमें स्टोर में जाता था। वहां से शहर को सप्लाई होता था, या 3 कुएं होते थे। आज भी वही है गवादर, आज भी वही है। आपने इतने सालों से वहां पर बिजली का प्लांट लगाया पहुंचाने के लिए, चाइनीज के साथ आपका रेट तय नहीं हुआ। ईरान आपको बॉर्डर एरिया में फ्री बिजली वहां पर देता है। आप वहां पर रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट नहीं लगा सके कि इनके शहरियों को वो दिया जाए, पानी यानी कि दिया हम जाए। कह सकते हैं कि वी हैव बीन लूजिंग बलूचिस्तान इन अ वेरी बैड शेप। मैं आपको बताऊं, आपके यहाँ जो एक तस्वर है ना कि बलूचिस्तान को स्ट्रेटेजिक है। मैं चागी में डिप्टी कमिश्नर था जब रिकोडेक शुरू हुआ। ये मेरे सामने 6 सिग्नेचर हुए हैं। BHP फिल्म आई थी ऑस्ट्रेलिया की, तो वो काफ़ी देर लगे। मैं को 1.5 साल गुजर गया। तो मैंने कहा था कि तुम सेंदक में एक प्रोजेक्ट ऐसा ही ऊपर गोल्ड और कॉपर का, तो मैं कहा आर यू गोइंग टू एक्सप्लोर अनदर सेंदक, छोटा सा प्रोजेक्ट। उसने कहा नो, इफ वी हैड टू एक्सप्लोर अनदर सेंदक वी शुड हैव शिफ्टेड मच अर्लियर, दिस गोइंग टू बी सेकंड और थर्ड बिगेस्ट गोल्ड माइन ऑफ द वर्ल्ड। उसके ऊपर आपने अपने तमाशबीनियाँ की। अमेजिंग। जब उनको लाइसेंस दे दिया, लाइसेंस देने के बाद आपकी रालें टपकना शुरू हुई। वो मुझे बताते थे हमसे इतने पैसे डिमांड किए जाते हैं। फिर आपने एक बहाना लगाया कि तुम इसको, जो होता यह है कि गोल्ड माइन में होता यह है कि एक बहुत बड़ा ज़मीन से, जैसे ये नहीं होता अपना भट्टा, भट्टे से ज़मीन का तो खुदाई करते हैं, खुदाई करते निकालते तो उससे ऐसे एक मट्टी का ढेला उठाया, उसको क्रश किया, मट्टी साफ की, उसमें फिर से उसके अंदर जर्रे जर्रे निकले, उनको आपने एक स्मेल्टर में डाला, स्मेल्टर से डाल के एक बड़ी सी एक रोड बन गई। बेसिकली फिल्टर आउट किया आपने उसको। नहीं, निकाल के ना एक बड़ी सी पैनल सा बन जाता है लंबा सा। वो जो बार होती है, उस बार में लोहा भी होता है, उस बार में चांदी भी होती है, उस बार में सोना भी होता है, उस बार में तांबा पीतल सब कुछ होता है। वो आगे रिफाइनरी में जाके लैदा होता है, वो रिफाइनरी में चीन में होती है। अब इन्होंने उसको कहा कि जी हम ना, तुम रिफाइनरी लगाओ तब हम तुम्हें लाइसेंस देंगे। उसने कहा दुनिया पूरी में, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, वो चीन में जाके कराते हैं, कोई वहाँ लगी वो काम है सस्ता, मैं रिफाइनरी क्यों लगाऊं। उन्होंने कहा नहीं वो चोरी करते। उन्होंने कहा आप अपने बंदे बिठा लो। वो ख़त्म हो गया मसला। आप सोचें, वो फर्म ने आगे अपने राइट्स बेचे टर्किश को देके, वो आपके वहाँ पर $10 अरब आपको जुर्माना हुआ। फिर आप वहीं उसी एग्रीमेंट पे आए। आज भी यही हो रहा है, आज भी सूरत हाल वो भाग गई फर्म। तो यानी कि बहुत एक मेजर पार्ट ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने बलूचिस्तान नहीं देखा है, उनके लिए ये बात समझना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमने 24 साल वहाँ गुजारे हैं, कि वी कुड हैव डन अ लॉट बेटर। मैं आपको एक बात बताऊं, उसको अभी भी लाइक वी स्टिल बलूचिस्तान का साहिल आपके साथ ना हो, हाँ, तो पाकिस्तान, ब्यूटीफुल कोस्टल एरिया, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक मैप ऑफ द वर्ल्ड से आउट है। यू आर एज बैड एज अफगानिस्तान। exactly, such a blessing जी। to this part, and this is why
हमेशा इंडिया के जो टेलीविजन स्क्रीन्स पर जो हम देखते हैं, इवन अभी तो हम गुजार चुके 1 साल, वो बलूचिस्तान को क्यों टारगेट करते हैं? नाउ वी नो द आइडिया कि वहाँ पर एक सप्रेशन, एक ओप्रेशन, और फिर उसके बाद जो वसाइल की कमी, जैसे कि देखें वो इतने प्यारे लोग हैं, हमने उनकी जेन्युइन लीडरशिप को तबाह किया, हमने बहुत कुछ किया। मैं सच्ची अच्छा बात है, चले, मैं तो ये मैं सीरियस अगर हो गया, मैं मैं वो बयान नहीं कर सकता कहानियाँ कि वो मैं बायोग्राफी में कहीं लिखूंगा कि किसी वक्त हमने खुद उसको बर्बाद किया है, हमने उसको तबाह एक किया। बड़ा वास्ट टॉपिक है। मैं क्विकली थोड़ा सा खाने पे कमेंट लेना चाहूंगी, फिर उसके बाद मैं एक और सवाल है जो मेरे ज़हन में आ रहा है। खाना बलूचिस्तान का कैसा है? पंजाब के खाने से अगर आप वो देखें, मसाले शसाले, या वो जो, नहीं, अब तो हर दूसरी दुकान में बलोची सज्जी की नहीं और लेकिन कोयटा बलूची पराठा सब्जी का चाय जो और जो मैं आपको बीइंग बताऊं, बीइंग पंजाबी, अगर मुझे पंजाब का खाना या कल्चर खाना है, जो साग या मकई की रोटी मुझे किसी गांव देहात में लकड़ी के चूल्हे के ऊपर बनी हुई टेस्ट देगी, वो मुझे लाहौर के किसी रेस्टोरेंट में अरे ये नहीं तो देगी। खैर तो अब देखा ना, मैं उस सेंस में पूछ रही हूँ कि ये तो वैसे एक बात बताऊं, जहाँ से आप पले बड़े हैं उसके साथ आपकी एसोसिएशन तो हाँ, होती है। मैं भी आज भी मैं अब वेस्टर्न फूड का मैं टेस्ट बिल्ड नहीं कर सकता। मेरी सारी बच्चे सो बच्चे वेरी खाते हैं। देसी। हाँ, मैं वेरी देसी। मैं तो खीर के अलावा कोई दूसरी स्वीट डिश नहीं खाता हूँ। ये जो सूफले शूफले पता नहीं क्या क्या होते हैं, मेरे बच्चे खाते हैं, उनको बड़ा अजीब लगता है ये चीज़। लेकिन नहीं, कुछ लोगों के साथ होता है, कुछ लोग होते हैं जो फौरी तौर पे तब्दील हो जाते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। अडेप्ट कर लेते हैं। कोई लोग होते हैं जो फैशन की वजह से अडेप्ट कर लेंगे। पेंडू लगूंगा अगर मैंने जाके वहाँ सवैयों में हाथ डाला, हाँ, वो मैं जाके डिफरेंट वहाँ होगी। पर तो उससे मैं कैरेमल पुडिंग क्यों ना खाऊं और ये, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन साग अब तो खैर वेस्टर्नाइज हो गया, साग और मक्के की रोटी भी वेस्टर्नाइज हो गई। देखिए मसला पता क्या हुआ है कि हमारे यहाँ जो यूथ हमारा पला बड़ा है ना, उसने घर में साग की रोटी नहीं खाई, उसने विलेज रेस्टोरेंट में खाई है। हमारे यहाँ तहजीब जो है वो बेसिकली कल्चर जो है ना, वो मैं सेक्टिकल्चर रहा अब हूँ, वो कमर्शलाइज्ड हो गया है, तहजीब कमर्शलाइज्ड हो उसको गई। हम करते ये हैं कि बेहतरीन किस्म का 25-30 करोड़ का घर बनाते हैं और उस घर के अंदर बेहतरीन ड्राइंग रूम में 4 छाबे लटका के, एक मूड़ा ले रख के, एस्थेटिक, एक साथ क्या नाम होता है तो झूला रख के, हम समझते हैं हमने कल्चर का हक अदा कर दिया। एस्थेटिक सेंस डेवलप कर दी। कोई नहीं ऐसे, हाँ, सो स्टैटिक तो हर स्टैटिक इन चीज़ों तो नहीं होती। हाँ, ये बेसिकली वैसे ही मेरा एक ताल्लुक है, हाँ। और ये ताल्लुक बड़ा आर्टिफिशियल है। मैं देखूं एक बात आप बताऊं आपको, ये बड़ी आप बातें करते हैं ना मादरे वतन और ये और वो, आप भी कहेंगे कि ये ज़मीन बड़ी प्यारी चीज़ है। दुनिया में सबसे बोधा रिश्ता ज़मीन का रिश्ता है, तारीख कहती है। जिस दिन ये ज़मीन जानवरों के लिए घास नहीं उगाती और इंसानों के लिए पीने का पानी नहीं देती, लोगों ने तारीख बताती है कि लोग इस माँ पर लानत भेजते हैं और किसी दूसरे की माँ को जाके फतह कर लेते हैं। अगर ज़मीन से इतनी मोहब्बत होती तो फिर जमीन छोड़ते क्यों? एलियंस वहीं होते, यहाँ ना आते। हाँ, बरसगीर पाक हिंद में आके मौजूदाड़ू वाले बैठे हुए थे, उनको कत्ल किया, उनकी ज़मीन तहजीब उजाड़ी, उन सारों को दुनिया जहान में भेज, कहीं नहीं। अफ्रीका के कोने में इंसान की आबादी थी पहले, साउथ और अफ्रीका, उसके बाद फिर जब पूरी निकली, दुनिया में कहाँ फैली। नॉर्वे तक जा पहुंची तो ऑस्ट्रेलिया जा पहुंची। सिर्फ सबसे पहले जिस रिश्ते से बंदा मुंह मोड़ता है वो जमीन है। वो ज़मीन है। ये सिर्फ और सिर्फ जदीद दौर की बकवासियात है। 1920 में पासपोर्ट का डिज़ाइन आया, 1920 की 26 अक्टूबर में वीज़ा रेगुलेशन आई, 27 अक्टूबर 1920 में उसकी मीटिंग के अंदर कस्टम ड्यूटीज आई, और एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस लगा के इस पूरी दुनिया को एक चिड़ियाघर बना के रख दिया गया। मुख्तलिफ जमीनें, ये तेरी जमीन ये है, मेरी एक जमीन। इंच पे हम लड़ेंगे और खून बहाएंगे, और ये उसका Interesting. ये बेल्जियम का शहीद है, ये फलां का शहीद है, फलां का पता नहीं किस किस का। सिर्फ असला बेचने और लोगों को एक दफ़ा लड़ाने, और पूरी दुनिया के अंदर एक, जिसे कहते हैं कि एक ऐसी लड़ाई जो किसी ज़माने में छोटे छोटे वडेरों की और ज़िम्मेदारों की बनने पर लड़ाई होती थी, हमने उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया। और हमने, हमारे कुछ मुट्ठी भर लोगों ने जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, उन्होंने पूरे इंसानों को इस सिस्टम गुलाम, में मैं बता बांध दिया। 1920 ये देखें, एक ज़माने में 1920 तक कोई पासपोर्ट नहीं होता था। एक हिंदी ताजर उठता था, जाके बगदाद में दुकान खोलता था, उस पर हिंदी ताजर रहता। आज भी आपको बगदाद में, आपको ईरान के अंदर में, यहाँ आपको
कितने वॉल सिटी में आपको शिराजी, हकीम और बगदादी, पता नहीं क्या सब मिलेंगे ना आपको। इवन ईरानी ईरान, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ये इस तरह ही लोगों ईरानी की होटल जिंदगानी। कहाँ कहाँ थे, ईरान ने तो हमें पता नहीं किया ना। एग्जैक्टली कराची शहर के गली गली कूचे कूचे, कोयटा में कम से कम 6 ईरानी होटल थे। एग्जैक्टली तो कोई पाबंदी नहीं थी ना, मुझे पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं लगाना पड़ता था। इंसानों की मूवमेंट, फ्री वर्ल्ड था और सब जगह जा सकते थे। हमारे लिए उन्होंने रखा हुआ है, हाँ, यूरोप के लिए नहीं है। यूरोप में बता यूरोप जो में तो जाहिर है कि आपका एक शेंजन वीजा लगा है आपने। आप, वो मेरे लिए लगा, उनका नहीं है। ये तो मैं जो बाहर जाने वाले का शेंजन है। हाँ। अंदर आप पेरिस के रहने वाले हैं ना, वो यूं जाएंगे तो आप जर्मनी पहुंच गए, यूं जाएंगे तो बेल्जियम नॉर्वे गए। चल गए, यूं जाएंगे तो जहाँ चले गए, जैसे मोटरवे जाता है। एग्जैक्टली उनको भी तो 1920 में तकसीम किया था ना। हाँ। हमको इकट्ठा होने देंगे तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश बोलेगा दे वांट खिलाफा बैक। So it is like divide and rule जो applicable हुआ। अच्छा, now coming to the point which I really wanted to ask about a ख्वाब। So जाहिर है उस पे आप कॉलम भी लिख देखिए, चुके हैं। मैं आपको वो मैं सिर्फ पूरे- मेरा छोटा सा सवाल ये है, आज भी आपको इस तरह के ख्वाब आते हैं कि नहीं आते? नहीं, मुझे तो ख्वाब था ही नहीं, मेरा ख्वाब था ही नहीं। नहीं, आपका ख्वाब नहीं था, आपने किसी का ख्वाब लिखा था, तो आप नहीं, तक नहीं, पहुंचते हैं इस तरह का ख्वाब? प्रोफेसर साहब ने नहीं, ख्वाब तो बहुत से लोगों ने बयान किया। देखे ना, ख्वाब बेसिकली प्रोफेसर शहजाद ने देखा तो था। आप कायम है उस ख्वाब पे कि उन्होंने नहीं, मैंने जो उनका बयान ख्वाब किया, उन्होंने आपको और उसकी आपने उसको नहीं कॉलम नहीं, में मुझे भी किसी ने बताया था। अच्छा। मेरे एक दोस्त थे ब्रिगेडियर सिकंदर, उन्होंने बताया ये ख्वाब के एक प्रोफेसर शहजाद साहब ने एक और ब्रिगेडियर साहब थे, उनके पास आए तो मैंने ख्वाब देखा। और उस ख्वाब के अंदर मैंने देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तुम्हारे किसी बाजवा टाइप बंदे को लेके आए, तो उसके कोई चीज़ देनी चाहिए, तो उन्होंने उल्टे हाथ से पकड़ी, जिस पे हज़रत उमर ने उसके ऊपर हाथ मारा या कुछ मारा तो शोर मच गया। तो फिर अंदाज़ा हुआ कि शायद चीज़ आप उसने ले ली। इतना ख्वाब है। इस ख्वाब की इंटरप्रिटेशन बड़ी खौफनाक है, जिसको लोग पॉजिटिव लेते हैं ना, जिस ख्वाब की तबीर वाले से पूछें तो आपको पता चले कितने खौफनाक। और उसकी जब मैंने तबीर बताई तो मैं तबीर बताई, मैं सज़ा भुगती ना उसकी। हुआ ये कि उन्होंने कहा अच्छा तो कौन से बाजवा हैं जर्नैल आपके? उसने 4 जर्नैल, चारों की तस्वीरें लाई गई। कहते नहीं फुल तस्वीर लाओ। फुल लाई तो लंबी सी कद की सी, कहते ये लो बाजवा। फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करें कि आप उस कराची में आते हैं बाजवा कभी, उस वक्त पता नहीं कहाँ लगे, तो उससे मुलाकात करवा दें। तो प्रोफेसर शहजाद की मुलाकात करवाई गई बाकायदा तौर पे, बाकायदा किसी ने और उनके तो खैर खान है। तो बाजवा से पूछा, इसका बाजवा ने खुद पूछा कि इसका क्या मतलब लेते हैं? तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि आपको कोई अहम जिम्मेदारी है। तो उसने कहा आर्मी चीफ? उसने हाँ लगता मुझे यही है। तो उसने हंसा, उसने कहा मैं किधर से, मैं तो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो उसके 2 दिन बाद उसको प्रोफेसर शहजाद को ये सही उठा के ले गई और उसको इतना मारा कि वो फिर पाकिस्तान छोड़ गए। मुझसे पूछा गया, जब मैं उस वक्त न्यू टीवी में काम करता था, प्रोग्राम था हरफिराज था, लेकिन मैं किसी और प्रोग्राम, वो जो लड़का दूसरा था ना कराची वाला, फरोख क्या नाम था उसका, उससे पूछा किसी, और एक क्या आपने तारीफ की है? मैंने कहा ख्वाब तो देखो, ख्वाब नेगेटिव है। इस्लाम में असाबिल यमीन या असाबिल, सीधे हाथ वाले और उल्टे हाथ वाले। मैंने ख्वाब लिख दिया था, मैंने कहा ताबीर लोग करें। उल्टे हाथ का मतलब यह है कि ये बंदा जो है ना वो गलत काम ज़रूर करेगा। बाजा साहब उस वक्त उसमें थे। उसके अगले दिन ही मुझे टीवी पे बैन कर दिया गया था। उसको कहा गया था चौधरी अब्दुर्रहमान को इंग्लैंड फ़ोन किया था, बल्कि मैंने इस्तेमाल किया था, मैंने कहा उल्टा हाथ से पकड़ना तौहीन रसालत है। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जिस पे पैमरा ने बाकायदा तौर पे उनको कहा था, मुझे कुछ नहीं कहा था। ख्वाब में तो नहीं करता ना, ख्वाब पे तो तौहीन रसालत नहीं लगती ना। तो मैंने तो ख्वाब बड़ा खौफनाक था। लोगों ने उसके बाजवा के उससे ले लिया। तो ख्वाब तो बड़े लोगों ने बयान किया। तो रोज़ कोई ना कि ये जो आज अपना सारे के सारे पाकिस्तान में बशारतें, जो खुद शाहब से लेके तो मुमताज़ मुफ्ती से लेके तो अपना अशफाक अहमद साहब से लेके ये सारे ख्वाब ही तो बयान करते रहे हैं। तो मैंने ख्वाब बयान कर लिया। वजह सिर्फ ये है कोई एक मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलानी, मैं चला दो। मैंने कोई ख्वाब नहीं, बच्चा वकल्ला, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना ख्वाब में देखा, ना मेरी औकात है इस किस्म की। तो अभी इस तरह की जब चीज़ें आती हैं, बीइंग अ कॉलमिस्ट,
मैं कह रही हूँ बीइंग अ जर्नलिस्ट बड़ी डेंजरस चीज़ होती है कि आप किसी का ख्वाब अभी आप जब अब मैं आपसे बात कर रही हूँ बाजा साहब का टर्न गुजर गया उन्होंने जो किया वो होके चले गए मैंने उन्हीं के ज़माने में ख्वाब की इंटरप्रिटेशन बताई थी, लेकिन he was लेकिन still अभी there। आपको लगता है कि दैट वाज जस्टिफाइड एट दैट नहीं, टाइम ख्वाब बयान करना तो कोई अनजस्टिफाइड नहीं है। नो दैट पोजीशन दैट यू नहीं, टोल्ड पोजीशन भी हो, अगर पोजीशन में बताएंगे तो पता चलेगा ना। देखे ना, तो मैं आज भी दो तीन लोगों को बताया था ख्वाब करने, उन्होंने कहा जी तो कांप जाते हैं हम ख्वाब को सुन के। मैंने इंटरप्रिटेशन नहीं बताई थी, क्योंकि ख्वाब की ताबीर अहले सीर जो बताते हैं उनको अंदाजा हो गया था ये होता भी ख्वाब उन्हीं के लिए। या तो ख्वाब बयान करना जो है ये सुन्नत नबी में ना हो। हाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की फजर की नमाज के बाद पूछते थे किसी ने को ख्वाब देखा तो मुझे बताओ। ख्वाब की बड़ी अहमियत है फिर सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नबूवत खत्म हो जाएगी लेकिन मुबशरात रहेंगे। फरमाया मुबशरात क्या हैं? फरमाया ख्वाब, सच्चे ख्वाब, रोयत सालिहा। अगर ख्वाब की अहमियत ना होती तो ख्वाब तो पोजीशन के लिए होते हैं। आम आदमी का ख्वाब अगर मैं ये बता दूं कि मैंने समोसे खाए थे जो पकौड़े खाए तो उसके लिए तो कॉलम में कोई जगह नहीं है। ठीक है कॉलम में तो जगह उसी ख्वाब की होगी ना, हाँ। कि जिस ख्वाब की कोई अहमियत है। अब आज भी कॉलम पड़ा हुआ है, हाँ। मेरा प्रोग्राम भी पड़ा हुआ है, जिसको काट के लोगों ने मेरा ख्वाब बना के जो पेश है किया। एग्जैक्टली मेरा क्लिप बनाया ना, हाँ। मैंने मेरे बारे में और ख़ास तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना बहतान और झूठ बोला गया है, मैंने तो दरबार रसालत पे छोड़ दिया हुआ है कि उन्होंने तमाशा रसूल अकरम के दरबार को बनाया इस मसले के अंदर। मैंने तो नहीं कहा मैंने यानी ख्वाब वो में देखा। चीज जिस तरीके से इंटरप्रेट होनी चाहिए थी उस तरीके से लोगों ने की नहीं। मैंने तो की, और मैंने तो फिर इस बात आपने का भी की गवाह, लेकिन मैं तो personal terms। मैं तो प्रोग्राम इस बात पर गया। वो कहते हैं जी वक्त के, मैंने कहा जब मुझे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा ना, मैं क्यों खुद बताऊं? इसलिए कि खुद बताने का मतलब ये है कि मेरी ताबीर गलत भी हो सकती है, हाँ लेकिन मैंने उससे कहा मुझे ये ताबीर लग रही है, ठीक और वो ताबीर सही साबित हुई बाद में। और आपको लगता है कि वो ताबीर का नतीजा निकला जो भी जिस नहज पे भाई साहब से अब आप देखें ना, आसिफ मनीर तो सितंबर नवंबर में है ना, जी, ये बिल्कुल। जून की बात है जब मैंने बात की है। वो कहते हैं जी इमरान खान तो ये जो हमारे हाथ सियासत है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि इस चीज को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो ख्वाब था दुनिया जहान बयान करती। इतनी मोटी मोटी किताबें लोगों की लिखी हुई हैं, तो हालत बेदारी में ख्वाब का, फलाने का, हर बड़े आदमी ने ख्वाब अपने बताए हैं, सब कुछ है। मैंने किसी और का ख्वाब बयान कर दिया, वो एक कॉलम के अंदर बयान कर दिया। अगर खुदा ना खास्ता ये ख्वाब जो है ये आज किसी न किसी से किसी और तरीके से होता तो इसी ख्वाब को लोगों ने यूं बयान करना था जैसे कमाल, क्या बात है, Exactly. क्या जबरदस्त चीज है। वो देखे जी बशारत, एक वली वो पैदा हुआ था, एक प्रोफेसर शहजाद पैदा हुआ है, और ये साहब ने ठीक तर लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ पर भेड़ चाल है। अगर आप किसी को सबसे आसान काम है, मैंने कहीं पढ़ा मेरे था खिलाफ कोई और चीज मिलती नहीं थी, यही नीला, और वो भी बकायदा झूठ बोल कर, मतलब उसको वीडियो को काट के एडिट करके दी गई। मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा, आप उसको चलाइएगा जरूर। मैं बिल्कुल चलाऊंगी। इसके अच्छा, अंदर मैं- चलाइएगा। ये तो चले क्लैरिफिकेशन हो गई। मैं लास्टली कुछ सवाल आपसे करना चाह रही हूँ। आप जब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, यू आर वेरी क्लोज टू नून लीग एज वेल। शहबाज नहीं, शरीफ आई वाज साहब, नॉट करून टू। were देखिए मेरी never- बात, मैं मजलूम के हमेशा साथ हूं। शहबाज शरीफ साहब के साथ कैसे ताल्लुकात रहे? अभी भी ठीक है मेरे साथ कोई ऐसा, लेकिन जो मेरा जो वाकया हुआ था वो बहुत बड़ा था, इससे मैं निकला था। तो शहबाज शरीफ साहब के साथ ऐसे थे कि मुझे उन्होंने जब वो एग्जाइल में थे, मैं लंदन गया था, मुझे उन्होंने खाने पे घर पे बुलाया था। बकायदा मैं उनके घर, उनकी शादी नई हुई थी, एवन फील्ड में मैंने खाना खाया। एवन फील्ड में खाना खाया? अच्छा। मैं तस्वीर भेज दूंगा, वो भी शक्ल लगा दीजिए। तो एवन फील्ड में खाना खाया है बकायदा, बल्कि मैं वो पाइप घर छोड़ आया था। अच्छा। उसमें पाइप पीता था, तो मुझे क्या सब आप परेशान नजर आ रहे हैं, तो मैंने कहा मैं पाइप घर छोड़ा है, उनसे मैं पाइप पीता था। अच्छा जो सिगार आप पीते, वो अंदर गया, मुझे सिगार ला के पेश किया। अच्छा। तो ठीक था। तो जब ये लोग जब असल में ना नून लीग के अंदर ये एक है, मैं उस वक्त इस्लामाबाद में था, बड़े आराम से मैं जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ था। तो इन्होंने कहा कि आप यहाँ आ जाएं, पंजाब आ जाएं। मैंने कहा मैं वहीं से ठीक हूँ, जहाँ ताल्लुक हो वहाँ नहीं होना चाहिए। अकबर मुफ्ती से मेरी यूनिवर्सिटी के ज़माने की ताल्लुक था, दोस्ती थी, मैं उठता बैठता था। या मैं असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा था, वो चीफ मिनिस्टर हो गए, मुझे बुलाया उन्होंने। छोटे कहते थे, छोटे अपने लिए कोई जगह ढूंढो। और मैंने कहा मैं बड़ी अच्छी जगह बैठा। कहता नहीं ये बहुत नज़दीक है, हो सकता है तुम थोड़ी सी मुझसे रिलैक्सेशन ले लो, या मैं समझ लूँ तो गलत, आप ले और जगह ढूंढ। तो मैंने कहा मैं ये बात नहीं आप आ जाए, लोग ताने देंगे कि आप मानो।
मैं आ गया और मैंने उन्हें एक रिक्वेस्ट की कि मुझे कोई भी महकमा दे दें, मुझे सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन ना लगाना। अच्छा। क्योंकि इन्फॉर्मेशन में आप अपने साफियों के बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो फिर मैं बहुत सारे साफियों को अपने हाथ से लिफाफा देना नहीं चाहता। जो लिफाफा होता है, लिफाफे दिए हैं? हाँ, लिफाफे होते हैं, जाते हैं, मैंने देता नीचे से नहीं, होता है। आपने कभी दिए हैं अपने हाथ से नहीं दिया। इन्फॉर्मेशन? अच्छा, नहीं दिए। अपने हाथ, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि मुझे लिफाफा बहुत कहाँ कुछ जाए। पता है, मुझे अच्छा। बहुत कुछ पता है। लिफाफे बड़े बहुत वाले, तरीके होते बड़े हैं। बड़े वाले जाते बड़े थे? बड़े वाले लिफाफे भी होते हैं, छोटे लिफाफे भी होते हैं। ये लिफाफा, मैं थोड़ा सा 1 मिनट में रुक के इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करना चाहती हूँ लिफाफों की, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पर आपको लिफाफा सहाफ़ी, आपकी बात नहीं करी, जनरली सहाफ़ियों को लिफाफा सहाफ़ी लिखा जाता है, ये मालूम किए बगैर कि उन्होंने लिफाफा लिया नहीं लिया। लेकिन आज हमारे सामने जो शख्सियत बैठे हैं वो कह रहे हैं नहीं, कि लिफाफे लिफाफे जाते का रहे। बुनियादी तौर पे ये रिवाज इसलिए पड़ गया लफ्ज़ का कि एक जलसा था, मेरे ख्याल ग्वाल मंडी का कहाँ का, तो वो उस जलसे के अंदर जो साफियों की सीटें थी उसके ऊपर उन्होंने लिफाफे रखे। लिफाफा रखा हुआ था, उसमें पैसे थे। हाँ, लेकिन ये वाले जो लिफाफे थे, ये लिफाफा नहीं होता ना, लिफाफे में थोड़ा दिया जाता है, हाँ, पैसे मुख्तलिफ तरीकों से दिए जाते हैं। मतलब कोई एक आधा तरीका हमें भी बताएं जरा, प्लॉट के अलावा। मैं आप सोचें कि मैं एमडी रहा हूँ इस साफी कॉलोनी का, इसका भी और उसका भी। हर सेक्टर इन्फॉर्मेशन के 2 प्लॉट हैं, एक पिंडी में अच्छा। और एक लाहौर में, सिवाय मेरा कोई प्लॉट नहीं उसमें, मैंने नहीं लिया। अच्छा, हालांकि मैं मेरी दस्तखत से लोगों को प्लॉट जारी प्लॉट हुए। मिले हैं। तो अभी आपको लगता है कि नाजायज भी गए हैं? बहुत ज़्यादा बहुत ज्यादा। और जिन लोगों को नाजायज गए हैं वो भी हैं, बैठे हुए हैं। हैं। मैं नाम नहीं किसी का देखिए पूछे, मेरी मैं बात सिर्फ है, ये पूछना चाह रही हूँ ये ऐसा, मैंने अपनी नौकरी की चीज़ें जहाँ डिस्कस नहीं की, उन्हें बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग थे जिनकी मैं बचपन में बड़ी इज्जत करता था। अब नहीं करते। मेरे सामने जब बहुत सारी चीज़ें खुल जाए तो मैं क्या कर सकता। अच्छा, चले मुझे बताएं, अभी भी लिफाफे जाते हैं? जी डेफिनेटली, बहुत तरीके से जाते हैं, मुख्तलिफ तरीके होंगे ना, ज़ाहिर है। तरीक़ार होते हैं ना। ऐसा मतलब फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आएंगे हैं तो आपने कहा कि मुझे ज़रूरत है ये वो, मैं क्या, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप कैसा करें कि कोई आप टूर बना देते हैं आपका इस तरह का कि आपकी टूर टू यूरोप या स्किन ट्रीटमेंट का। अच्छा अच्छा। नहीं, स्किन ट्रीटमेंट तो बहुत छोटी चीज़ है, और ये सब कुछ बड़ी चीज़ बताएं, और बड़ी रेलेवेंट चीज़ बताएं जो 2-3 तरीके जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट से भी लिए जाएं, मुख्तलिफ किस्म की फैक्ट्री ओनर्स जो आपके बड़े खैर खा होते हैं उनको, बेसिकली मतलब आप देखें बहुत सारे लोग जो हैं जो बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें आपके लेते हैं, एंकर वगैरह, उनको पे कहीं और से स्पॉन्सर्स कहते हैं उनको, पे कहीं और से किए जाते हैं, और से तो बड़े काफ़ी तरीके। आज भी बड़े चैनल्स में स्पॉन्सर्स काम कर रहे हैं। जी देखिए, आपने 1 घंटे के अंदर कैसे अपने सारे चैनल को बंद कर लिया, क्योंकि आपने किया ये कि वो जो कॉर्पोरेट कल्चर करता है कि मैं जब कॉलम लिखना शुरू किया था 2002 में, तो मुझे 1000 रुपये फी कॉलम मिलता था। 2007 में लाखानी मार्केट में आया, मुझे महीने का 1 लाख रुपया मिलना शुरू हो गया, साथ से गाड़ी भी मिल गई। फिर उसके बाद टीवी आया तो 25 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख। अब आपने कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना, वो जर्नलिज्म और कॉस्ट ऑफ ट्रुथ बहुत हाई कर, बहुत बढ़ गया। अब आपने गाड़ी भी ली हुई है, घर भी रखा हुआ है, 1-2 गर्लफ्रेंड्स भी हैं। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग। तो वो आप कैसे छोड़ेंगे? ठीक। फिर आप कहते हैं कि जो करना है तो वो कहते हैं लहू मुंह लग गया। हाँ, लहू मुंह। तो वो इसीलिए उन्होंने, फिर दूसरा ये था कि आपने कॉर्पोरेट कल्चर को ये पकड़ा। अब आप कोई प्रॉपर्टी डीलर आपका चैनल चला रहा है, कोई जनाब आपका जो है अपना क्या नाम है अखबार अपना उसके एजुकेशन ग्रुप वाला वो चला रहा है, कोई इसका और दूसरे तीसरे कोई कुल्फी वाला चला रहा है, अच्छा, वो सारे इसी कुल्फी वाला। मैं जब मैंने आपको पता है कि मैं, ये तो कमाई बात की बात है, 2002 में मेरा ड्रामा जब मुझे अवार्ड मिला है, तो उस वक्त हुआ ये था कि मुझे प्राइवेट ड्रामा लिखाने के लिए ग्रुप बुलाया कि आप हमारे लिए ड्रामा लिखें। तो उस वक्त टीवी के मिलते थे, जो अच्छा राइटर होता था उसको मिलते थे 1750 रुपये फी एपिसोड। अच्छा, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, तो हाँ 2000 में कुछ भी नहीं। तो इधर से मिलते थे 1 लाख रुपया या 50,000 रुपये फी एपिसोड, तो बड़ा फर्क होता है। प्राइवेट। तो मैं उनके पास गया, वो उनका दफ्तर था, तो दफ्तर में से पीछे उन्होंने बहुत सारा रखा हुआ था, जैसे कहते एडवर्टीजमेंट्स की रिकॉर्डिंग वगैरह। तो पता चला कि स्क्रिप्ट डिस्कस हो रहा है। तो अचानक मेरे साथ एक खातून आके बैठ गई, वो
टाइट सी पता नहीं किए हुए थे, उन्होंने पूरी टांग एक दूसरी टांग पे रखी, सिगरेट लगा लिया। मैं ज़रा डिस्टर्ब हुआ तो उन्होंने कहा ये पता नहीं कौन रोती हैं, तो एक रोल इन्हां दा होना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद एक और खातून आके बैठ गई, वो भी और तरीके से। फिर मैं डिस्टर्ब नाम था इन्हां दा भी एक रोल रखना है तुझसे। मैंने स्क्रिप्ट लपेट लिया। मैंने कहा मैं बड़ी जैसे कहते हैं ना नियत बांध के ऑनेस्टी से लिखता हूँ, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। सिफारशी स्क्रिप्ट नहीं है। मैंने सिर्फ पीटीवी के लिए लिखा, मैंने किसी प्राइवेट, जबकि लोगों ने प्राइवेट ड्रामों से लोगों ने इसी तरह एम्पायर जैसे बनाए हैं। जैसे पाकिस्तान टेलीविज़न होता था पहले, पाकिस्तान न्यूज़ जो ज़रा के अंग्रेज़ी में पाकिस्तान टीवी हो गया है, फिर प्राइवेट मीडिया आया तो प्राइवेट मीडिया ने बड़ा शिफ्ट और नहीं, बूम। पाकिस्तान टेलीविजन से बेहतर ड्रामा नहीं लिखा गया। प्राइवेट मीडिया हौच पौच है। प्राइवेट मीडिया वो दिखाता है जो आज हमारे माशरे में मौजूद नहीं है। थोड़ी सी आप सनसनी, सोचें, आप थोड़ा सी वो देखें, फिक्शन। हसीना मोइन का ड्रामा उठा लें, आप नूरुद्दीन शाह उठा लें, आप अमजद सामजद का उठा लें, या आप इसका क्या नाम है इसका अपना इसका इश्ताक साहब का, बानो आपा का, आपको एक अदबी चाशनी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। एक घर के अंदर बैठ के देखकर, तहजीब होगी, तमद्दुन होगा, और आपको और ये सारे हमारे रिलेट कर सकते हैं आप ये अपनी सारे जिंदगी के हमारे साथ। दोस्त थे, सारे हमारे कलीग थे, Exactly. सारे। तो इनके साथ उठना बैठना सारा कुछ हर चीज़। लास्ट मुझे जो पीटी अवार्ड मिला है वो मेरा प्ले था दिल की दहलीज पर, जिसमें फिरदौस जमाल था और उसकी रोजीना की बेटी पता नहीं क्या नाफशा कुरैशी वो थी। इस तरह पूरी उसमें नाज़म भी एक गाई थी, उसके 2-3 मिसरे मुझे आज भी अच्छे लगते हैं। वो मेरा चना ने गाए थे कि मोहब्बत मुख्तसर भी हो तो उसको भूलने में उम्र सारी बीत जाती है। वाह, तो अच्छे तमाम थे, अच्छा। आज भी हैं, लोग लिखते हैं। हमारा दोस्त खलील रहमान कमर अच्छा लिखता है, और बहुत सारे लोग लिखते हैं। एक वो जो तारक मिराज का बेटा मिराज पता नहीं वो जफर मिराज का बेटा का लिखते हैं, लेकिन मजबूरी वो वाली ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ पाना प्राइवेट मीडिया में उन्हें। लास्टली मैं बड़ी अच्छी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। मेरा एक सवाल है आपसे, अगर आप आज जहाँ पर मौजूद हैं, सवाल ये है कि ये ना होते तो क्या होते, और क्या आप मुतमईन हैं आज आप जहाँ पर बैठे? मैं तो बहुत आपने मुतमईन हूँ। जिंदगी में बहुत सारे कलरफुल एपिसोड्स गुजारे, नहीं बहुत अच्छे। एक चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ, कोई बीवी से भी कहता रिग्रेट हूँ, है? अपनी बीवी से भी कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक और शादी करूँ, हैं? और वो भी तुमसे करूँ, अच्छा। और जो मैं जिस तरह आइडियलाइज ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ वैसे गुजारूँ। मेरी आइडियलाइज ज़िंदगी बड़ी और तरह की थी कि जिसमें फाके हैं, जिसमें एक छोटा सा घर है जो किसी पहाड़ के किनारे में है, और उसमें एक बकरियां हैं और सारी चीज़ें हैं। ये सिविल सर्विस, ये 25-25 एकड़ के डिप्टी कमिश्नर हाउस, ये सारा कुछ चकाचौंध, इससे मोहब्बत बहुत दब जाती है। वो तारों के नीचे सोना, ऐसा मैंने, तो फिर जवाब यही होता है कि फिर कोई लड़की को और होगी, मैं नहीं हो सकती। एक रिग्रेट मुझे ये है कि शायद मैं गांव का किसी, इकबाल ने भी अपने लिए यही रोना रोया था कि दामाने को में एक नन्ना सा झोंपड़ा, तो ये दमना सा झोंपड़ा आपको नहीं मिलता, ना मिल सकता है। आप इसी तरह से, लेकिन कोई रिग्रेट्स नहीं, कतई कोई रिग्रेट्स नहीं। मैं जिस तरह की फैमिली में पैदा हुआ हूँ, उस तरह की ख़ानदान के अंदर मैक्सिमम लोग एक अच्छा सा क्लर्क बनना का सोचते हैं। मुझे अल्लाह तबारक ताला ने जितने ख्वाब दिखाए सारे पूरे किए, सिवाय एक जो भी रहता है वो पता नहीं पूरा होगा या नहीं। वो क्या है? अगर वो मैं तो बस मेरे साथ है, ठीक है। अब मैं कभी बचपन में सोचता था कि वो कौन से लोग हैं जिनकी शायरी की किताब आती है। मेरी शायरी की एक किताब आई, फिर दूसरी किताब आई। मैं कौन से लोग हैं जो कि लेक्चरर लगते हैं और पढ़ाते हैं। मुझे अल्लाह ने बराह रास्त यूनिवर्सिटी में लेक्चर, कॉलेज में भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए भेजा। फिर मैं सोचता था वो कमाल लोग नहीं है जिनका ड्रामा टीवी पे चलता है, और वो मेरा ड्रामा चला। फिर ये सोचता था कि कौन से लोग हैं कि जो अपना, जिनकी नज़में गाई जाती हैं। कई गुलकारों ने मेरी नज़में गुनाई गई। हमारे घर के सामने से डिप्टी कमिश्नर का घर, हम कॉलेज जाते थे, गुजरते थे, झंडा लगा होता था, उसके अंदर झांकने की कोशिश करते थे,
मैं सोचता था मैं कभी इस घर के अंदर झांक 9 साल मेरे घर पे झंडा लहरा है। कोई ख्वाब ऐसा मोहब्बत की शादी पर भी ख्वाब था कि मोहब्बत की शादी होनी चाहिए। ऐसे नहीं माँ बाप मुझे पकड़ के ले जाएँ और जैसी मर्ज़ी शादी कर दें। मेरी माँ ने पसंद है तो बस ठीक। मेरी वालिदैन बड़े इस मसले में बहुत ठीक थे। तो मोहब्बत की शादी भी बहुत अच्छी हुई। मैं आज भी समझता हूँ और ये मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर मैं कभी भी ईमानदार न रह सकता था अगर मेरी बीवी और मेरे बच्चे ना होते। एक लेक्चरर की बीवी और एक डिप्टी कमिश्नर की बीवी में बड़ा फ़र्क होता है। वो एक ही तरह के माहौल में रह रहे होते हैं, एक ही तरह के स्कूल के अंदर उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब आप शॉपिंग करके निकलें और आपके पास कुछ पैसे ना हों और बाकी बीवियां कुछ और तरह की शॉपिंग करें, जब आपके बच्चे जो हैं किसी भी जगह ना अफोर्ड कर सके हों गर्मी की छुट्टियां गुजारने और कोई मालदीव गुजार के वापस आ रहा हो और कोई जब कहीं और कुछ नहीं तो कोई कश्मीर में गुजार रहा हो, तो मेरे बच्चों ने भी इस तरह का सब्र किया है। मेरी पूरी ज़िंदगी की ईमानदाराना ज़िंदगी गुजारने का एक एक लम्हा या मेरी बीवी के नाम है या मेरे बच्चों के नाम। खूबसूरत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा मुझे और ये मकबूल जान साहब आपसे गुफ्तगू करके, और वो बातें जो मेरे दिल में थी हमने डिस्कस की। बहुत सारे लोग आपको एज अ कॉलमिस्ट जानते हैं, एज अ ड्रामा राइटर जानते हैं, एज फॉर्मर सिविल सर्वेंट जानते हैं। बहुत सारे लोग आपको आपकी शायरी के थ्रू जानते हैं। हो सकता है आपके कुछ स्टूडेंट्स भी ये देखें, जी आपके कुछ स्टूडेंट्स भी ये देखें, जी वो भी आपको उस तरह जाने। लेकिन एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि बड़ी कंपोज्ड रही है, जिसने ज़िंदगी की बहुत सारी बहारों में बहुत सारे उतार चढ़ाव, रंग, बहुत सारी आंधियाँ, तूफान, जी जी बारिशें, रेनबोज, ये सब देखे हैं। और आज आप हमारे साथ बैठे, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और ये तमाम तर चीज़ें हमारे साथ डिस्कस की। आई विश वी कुड हैव मोर टाइम एंड आई रियली वांट यू टू हैव अनदर, जिसे कहते हैं कि एपिसोड विद अस, क्योंकि बहुत सारी बातें रह गई हैं जो होनी चाहिए थी। बहरहाल इस एपिसोड से इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि जो चीज़ें आप जानना चाहते होंगे वो मैंने कवर अप की हैं, और एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने बहुत सारी मुख्तलिफ पाकिस्तान के सेक्टर्स में ज़िंदगी गुजार के मुख्तलिफ इदारों के लोगों के साथ अपने रवाबित रखते हुए भी अपनी ज़िंदगी को आपके सामने खोल के रखा है। मोहब्बत की शादी, फिर शायरी, और फिर बताना कहाँ कहाँ किस किस रास्ते से गुजर हुआ है। हो सकता है कि हमारी आने वाली जनरेशन को इंस्पिरेशन दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।